अध्याय 1071 सट्टेबाजी समझौता। शैतान ने गुप्त खजाने वाली क्रिस्टल बॉल की स्थिति निर्धारण की जो बात कही थी वह निश्चित रूप से कोई खौफनाक बात नहीं थी। इसके तुरंत बाद शैतान ने इस स्थिति निर्धारण का इस्तेमाल अंतरिक्ष प्रक्षेपण के रूप में अपने अवतार को प्रक्षेपित करने के लिए किया। ये केवल अवतार ही नहीं था जो आया, बल्कि अवतार की शक्ति उत्तरोत्तर मजबूत होती गई और वह शीघ्र ही एक वास्तविक मूल शरीर बन गया। दानव लोक के सबसे शक्तिशाली छद्म देवता के दबाव को महसूस करते हुए चेन रुई ने गुप्त रूप से स्टार पावर का संचार किया, जिससे उसकी मनस्थिति पूरी तरह से शांत हो गई। वह बोला, स्वागत है श्रीमान शैतान, इस बार हम मिलकर निराशा की मुख्य वेदी को नष्ट करेंगे। हमारे बीच सहयोग मुख्य शब्द नहीं है, भले ही हमारा एक ही दुश्मन हो। जैसे ही शैतान की नज़रें चेन रुई पर ठंडी पड़ गईं, उसकी आत्मा का अमूर्त दबाव और बढ़ गया। चेन रुई ने शैतान के जानलेवा इरादे को साफ भांप लिया। वह चुपके से बचाव और बचने के तरह तरह के तरीके अपना रहा था। ऊपर से वह हमेशा समुद्र की तरह शांत और स्थिर रहता था। जल तत्व दूत, हमने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है। शैतान ने कुछ देर तक चेनरुई को देखा, अपनी हत्या की मंशा वापस ली और लैम्बोस्ट की ओर देखा। हम न तो दोस्त हैं न ही दुश्मन, इसलिए हमें परिचित कहा जा सकता है सर शैतान। लैम्बोस्ट ने सिर हिलाया। इस प्रक्षेपण की शक्ति के अनुसार आपको सर कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शैतान ने लहर के मुकुट पर अपनी नज़रें गड़ा दी। पानी का टुकड़ा, लगता है मैंने इसे पहले किसी के हाथों में देखा है। चेन रुई ने सेक्रेट पर्वत पर शैतान को जल स्रोत का टुकड़ा दिखाया था। वह जानता था कि शैतान को पहले से ही शक था, इसलिए उसने आगे कहा, यही वह खजाना है जो मेरे विश्वासी ने खोजा था और इसीलिए मैं महामहिम राजा को जान पाया। लैम्बोस्ट स्वाभाविक रूप से उसे उजागर नहीं करेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दोनों के बीच पहले क्या शिकायतें रही हैं। इस बार मुझे उम्मीद है कि हर कोई डिलोस्रो की मुख्य वेदी को नष्ट करने के लिए एक साथ काम कर सकता है। चूंकि जल तत्व दूत यहाँ है, मैं इस अवसर का उपयोग तुम्हें एक और विकल्प देने के लिए करूंगा। शैतान ने चेन रुई को व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखा। इस बार अगर मैं पहले डिलोस्रो को खत्म कर दूं तो तुम मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दोगे, मुझे सृष्टि मूल नियम प्रदान करोगे और डार्क डिविनिटी टेम्पल में शामिल हो जाओगे। अगर तुम पहले डिलोस्रो को खत्म कर दोगे तो मैं डार्क डिविनिटी मंदिर की योजना को त्याग दें। तुम्हारे पास ये योग्यता नहीं है, शैतान ने गर्व से कहा, हालांकि मैं तुम्हें 100 साल अतिरिक्त दे सकता हूं। चेन रुई ने जल्दी से सोचा। शैतान को ये शर्त समझौता तुरंत तय कर लेना चाहिए था और सृष्टि की उत्पत्ति ही मुख्य होनी चाहिए। हालांकि मुझे नहीं पता कि शैतान अचानक सृष्टि की उत्पत्ति पाने के लिए इतना उत्सुक क्यों है, जिसमें उसे पहले कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। यह मेरे लिए भी एक अवसर है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ अगर मैं 2 महीने बाद माउंटेन सेक्रेट जाऊं तो जीतने की संभावना लगभग न के बराबर है। अब डिलोस्रो को पहले हराने की शर्त में मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है। जल तत्व राजा द्वारा दिया गया जल छाया मोती भी एक भूमिका निभाएगा। मुझे माफ करना, इस हालत में यह नामुमकिन है। चेन रुई के विचार बदल गए और उसे पहले से ही एक विचार आ गया था। उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। लगता है मेरे पास जो पूर्ण सृष्टि उत्पत्ति है वह सर के लिए काफ़ी मूल्यवान है और मुझे सृष्टि की शक्ति को समझने के लिए कुछ समय चाहिए। हम शर्त लगाने का समझौता बदल भी सकते हैं। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें सृष्टि की पूर्ण उत्पत्ति शक्ति दिखाऊंगा। 3 महीने की अवधि अभी भी वही है। अगर तुम हार गए तो हम युद्ध की तारीख को 10 साल के लिए आगे बढ़ा देंगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या सर शैतान को खुद पर भरोसा है। बेकार की चाल, मुझे डर है कि तुम डिलोस्रो के हाथों मर जाओगे, शैतान ने घुरघुराहट के साथ कहा। जाहिर है कि आखिरी वाक्य में उसने उकसावे के प्रति अपनी घृणा व्यक्त की। दरअसल शैतान की अपनी ही योजनाएं थीं। विनाश की पुस्तक अभी भी पूरी होने में एक पृष्ठ कम थी और विश्वास के हस्तांतरण को पूरा करने की कोशिश में अभी भी एक बड़ा अंतराल था। इसलिए वह विनाश की पुस्तक के अधूरे हिस्से को अस्थायी रूप से बदलकर उसे पूरा करने की एक गुप्त तकनीक तैयार कर रहा था। कम से कम वह विश्वास चुराने के सबसे महत्वपूर्ण कार्य को और आसानी से पूरा कर सकता था। शैतान एक प्रतिभाशाली और मेधावी व्यक्ति था। पिछली बार फॉलन एंजल साम्राज्य में सृष्टि की मूल शक्ति का अनुभव करने के बाद वह सृष्टि की उत्पत्ति के विपरीत निष्कर्ष से प्रेरित हुआ, जिसने वास्तव में उसे विनाश की मूल शक्ति की स्थिर समझ के बारे में एक अद्भुत अंतर्दृष्टि प्रदान की। हालांकि चेन रुई रहस्यमयी लग रहा था, शैतान का मानना था कि जब तक ये दुश्मन सेक्रेट पर्वत पर आने की हिम्मत करेगा उसे पूरा विश्वास था कि उसका विनाश हो जाएगा। फिर भी इस महीने के बंद कमरे के प्रशिक्षण में सृष्टि की उत्पत्ति के महान लाभों को समझने के बाद शैतान के मन में सृष्टि की उत्पत्ति प्राप्त करने के लिए दुश्मन को जीवित पकड़ने का विचार आया। उत्पत्ति की शक्ति दिखाना और उत्पत्ति प्रस्तुत करना 2 अवधारणाएं थीं, लेकिन शैतान के लिए सृष्टि की उत्पत्ति का महत्व आधिपत्य नहीं बल्कि बोध था, इसलिए दोनों में ज्यादा अंतर नहीं था। फिलहाल इस व्यक्ति का जीवन मृत्यु से अधिक मूल्यवान था। हालांकि छद्म देवता की अपनी विशिष्टता थी।
उसे मारना जितना मुश्किल था, जिंदा पकड़ना उतना ही मुश्किल था। इसके अलावा ये व्यक्ति माइकल और राफेल के हाथों से बचकर पूरी सृष्टि की उत्पत्ति प्राप्त कर लेता था, जो निश्चित रूप से कोई संयोग नहीं था। अभी अभी जब शैतान ने दबाव डाला तो चेन रुई का शांत स्वभाव बनावटी नहीं था। उसे शैतान के हाथों से बच निकलने का पूरा भरोसा होना चाहिए। इसलिए शैतान ने शर्त लगाने का समझौता किया। अब जब शैतान ने चेन रुई की सौदेबाजी सुनी तो उसका दिमाग घूमने लगा। हालांकि इस आदमी की ताकत अर्ध देवता के चरम स्तर पर छिपी है, फिर भी वह मुझसे कहीं कमतर होना चाहिए। अगर दिलोसरो का प्रक्षेपण वाकई अंतिम रूप के करीब है तो उसकी ताकत जरूर इस व्यक्ति से ज्यादा होगी। मुझे बस सावधान रहना है, उसे इसका फायदा न उठाने देना है, फिर तो जीत पक्की होनी चाहिए। जिंदगी और मौत तो किस्मत में लिखी है। मुझे कोई जल्दी नहीं है, इसलिए सर शैतान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लैम्बोस्ट ने चेन रुई की ओर देखा, फिर शैतान की ओर, फिर उसने कहा, मैं भी देखना चाहता हूं कि यह निकटता ईश्वर के कितने करीब है। शैतान की आंखों में चमक थी और उसने मन बना लिया था, ठीक है। चेन रुई ने सिर हिलाया और उसके हाथ में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। इससे पहले कि हम साथ चलें, दोनों पक्षों की अखंडता की रक्षा के लिए कृपया पहले इस समानता अनुबंध पर हस्ताक्षर करें, महोदय। तुम्हारा नाम रिचर्ड है। ये क्या शर्त है? 10 साल तक एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, सहकारी युद्ध में अपने साथी पर हमला नहीं करना। कितनी सावधानी है। शैतान ने तिरस्कार भरे भाव से अनुबंध की सामग्री पर नजर डाली। फिर उसने हाथ हिलाकर अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद चेन रुई ने मन ही मन राहत की सांस ली, लेकिन वह जानता था कि इस सट्टेबाजी समझौते में वह अभी भी पूरी तरह से नुकसान में है, इसलिए वह अभी भी बिल्कुल भी निश्चिंत नहीं हो सकता था। उसे स्थिति का आकलन करना था और हर संभव अवसर का लाभ उठाना था। निराशा के स्वामी की शक्ति कोई मामूली बात नहीं थी, खासकर यह भयानक मुख्य वेदी टोपी परम अवस्था के करीब थी। दिलोसरो पहले से ही वास्तविक शरीर के करीब था। चेन रुई चाहता था कि लैम्बोस्ट वहीं रहे, लेकिन जल तत्व राजा उसके साथ जाने पर अड़ा रहा। मेरो सागर क्षेत्र से क्रिम्सन डबल टीथ सागर क्षेत्र तक का सफर अभी भी खतरनाक था। इस समय शैतान की शक्ति भी प्रकट हुई। उसने मेरो सागर क्षेत्र की भूल भुलैया से आसानी से निकलने के लिए बस थोड़ी सी शक्ति सक्रिय की। चेन रुई द्वारा आग की तरह आक्रमण सक्रिय करने पर भी वह केवल क्रिम्सन डबल टीथ सागर क्षेत्र के बाहर के राज्य को ही तोड़ पाया। इस बीच हाथ के एक इशारे से शैतान ने बंदी स्थान को नष्ट कर दिया और सीधे मुख्य वेदी के समुद्री क्षेत्र में पहुंच गया। अपने पैरों के नीचे लुढ़कते लावा और दूरी पर हड्डियों के द्वीप को देखकर और हवा में घुटन महसूस करते हुए शैतान की निगाहें गंभीर होने लगीं। इस तरह की सांस निस्संदेह अंतिम रूप के करीब है। शैतान ने चेन रुई के हिलने का इंतजार नहीं किया। उसकी आकृति चमक उठी और वह पहले ही एक हड्डी के द्वीप के सामने प्रकट हो चुका था। उसके हाथ से एक गहरी सुनहरी रोशनी हड्डी के द्वीप की ओर चमक उठी। प्रकाश के कारण पास का लावा रक्त सागर 2 भागों में बढ़ गया। जब प्रकाश अस्थि द्वीप पर पड़ा तो वह फट गया और एक बड़ा सा अंतराल बन गया। इस आकस्मिक प्रहार की शक्ति चेन रुई द्वारा बैंगनी ध्रुव तारा परिवर्तन अवस्था में सक्रिय की गई उस मारक चाल से कहीं अधिक थी। शैतान की भौहें तन गईं, क्योंकि उसे विश्वास और जीवन शक्ति का क्षय महसूस हुआ था। पलक झपकते ही वह दरार अपने मूल आकार में वापस आ गई। एक विचार के साथ शैतान 2 अस्थि द्वीपों के बीच में प्रकट हुआ और उसके पूरे शरीर से एक शक्तिशाली आवेग फूट पड़ा। उसकी हथेलियों के एक धक्के से शैतान को केंद्र में रखते हुए अनगिनत लपटें तुरंत भड़क उठीं और दोनों अस्थि द्वीपों की ओर लुढ़कने लगीं। लपटें जहां भी जातीं, पहले से ही अत्यधिक गर्म लावा शक्तिशाली सांसों से वाष्पित हो जाता। पूरा समुद्र क्षेत्र नीचे की ओर प्रतीत होने लगा। शैतान की हरकतें बेहद तेज थीं। हड्डियों के द्वीप पलक झपकते ही निगल गए। उस जबरदस्त झटके में मलबे के अनगिनत टुकड़े फट गए। चेन रुई स्तब्ध रह गया, उसे हिलने डुलने का भी समय नहीं मिला। इस समय जल तत्व राजा ने चेन रुई की ओर सिर हिलाया और देखा कि टुकड़े जल्द ही अस्थि द्वीपों में वापस आ गए। शैतान की भौहें न केवल अस्थि द्वीपों की पुनः प्राप्ति के कारण बल्कि शासन की विचित्र शक्ति के कारण भी और भी सिकुड़ गईं। अस्थि द्वीप पर आक्रमण करने वालों की आस्था और जीवन शक्ति काफी कम हो जाती थी, जो महाशक्तियों की, यहाँ तक कि छद्म देव शक्तियों के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत शक्ति थी। अलग अलग हमला करो। शैतान शुरू में दोनों अस्थि द्वीपों को एक साथ नष्ट करना चाहता था, फिर दिलोसरो को खत्म करके सट्टेबाजी का समझौता जीतना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से अस्थि द्वीप की ताकत कल्पना से परे थी। एक ही समय में 2 को नष्ट करना बहुत मुश्किल था और इसके लिए बहुत सारी आस्था शक्ति और जीवन शक्ति की आवश्यकता होती। वह स्वाभाविक रूप से चेन रुई को किनारे पर बैठकर लाभ उठाने नहीं देना चाहता था। चेन रुई जानता था कि असली दुश्मन अभी भी पीछे है, इसलिए अब उसे पहले अस्थि द्वीप को नष्ट करना होगा। वह तुरंत दूसरे अस्थि द्वीप की ओर उड़ गया। अनगिनत बैंगनी रोशनियां चमक उठीं। उड़ते समय उसने ध्रुव तारा परिवर्तन सक्रिय कर दिया था। हवा की तरह तेज
जैसे ही ये दो शब्द बोले गए, बैंगनी रोशनी की गति अचानक तेज हो गई, मानो बिजली सीधे हड्डी के द्वीप पर गिर पड़ी हो। ये गति बेहद आश्चर्यजनक थी। जब शैतान ने इस दृश्य को देखा तो उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं, लेकिन उसका ध्यान तुरंत सामने की ओर गया जहां अनगिनत क्रिस्टल रोशनियां एक विशाल हाथ में जम गईं, जो उसकी ओर खींची चली आ रही थीं। शैतान ने घुरघुराहट की, हाथ बढ़ाया और हिलाया। उसके पैरों के नीचे का लावा अचानक कंपन करने लगा, जिससे तेज गति के कंपन की अनगिनत छोटी छोटी लहरें उठीं और हवा में एक जोरदार झटका फैल गया। इस शक्ति के प्रभाव में विशाल हाथ अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। ये वह विशेष क्षमता थी जिसका प्रदर्शन शैतान ने एक बार भयानक तैरती भूमि में अवतार के रूप में किया था। ये किसी उच्च आवृत्ति वाले हथियार के आघातकारी कार्य के समान था। अब मूल शरीर द्वारा प्रक्षेपित शक्ति 100 गुना से भी अधिक प्रबल थी। डिलोस्रो के प्रेत का हाथ एक क्षण में ढह गया। आघात तरंग ने हाथ को चकनाचूर कर दिया, लेकिन शेष गति रुकी नहीं। वह सीधे हड्डी के द्वीप की ओर बढ़ी। विशाल हड्डी के द्वीप का एक बड़ा हिस्सा तुरंत ढह गया, फिर धीरे धीरे फिर से ठीक हो गया। इस बार पतन की पुनर्प्राप्ति गति पिछली टक्कर की तुलना में बहुत धीमी थी। इसके अलावा अवशोषित विश्वास शक्ति और जीवन शक्ति भी कम हो गई थी। कारण बहुत सरल था, क्योंकि दूसरी तरफ स्थित अस्थि द्वीप पर उसी समय चेनरुई ने हमला किया था। लैम्बोस्ट ने चुपके से सिर हिलाया। उन दोनों के एक साथ हुए हमलों ने मुख्य वेदी की शक्ति के साथ अस्थि द्वीप के संतुलन को बिगाड़ दिया था। अगर अस्थि द्वीप इस गति से ठीक भी हो जाएं, तो भी उन्हें सचमुच ढहने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अध्याय 1072 वास्तविक प्रक्षेपण और अग्नि उत्पत्ति। क्रिम्सन डबल टीथ सागर क्षेत्र में दो अस्थि द्वीपों पर भीषण आक्रमण हो रहे थे। इस बीच लावा के केंद्र में एक विशाल आकृति भी लगातार ढह रही थी। यह विशाल शरीर डिलोस्रो का प्रेत था। दो दुश्मनों, खासकर शैतान, का सामना करते हुए जो प्रेत को आसानी से हरा सकता था। हालांकि वह बार बार पुनर्जन्म ले सकता था, लेकिन उसके प्रेत की शक्ति उन दोनों को अस्थि द्वीपों को नष्ट करने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अस्थि द्वीप अभी भी पुनः संघनित हो रहे थे, लेकिन चेनरुई और शैतान को आभास हो गया था कि पुनर्जनन की शक्ति कमजोर हो रही है। इस प्रभाव को प्राप्त करने के लिए दोनों ने काफी आस्था शक्ति और जीवन शक्ति भी खर्च की थी। शैतान को मुख्य हमलावर बनाकर चेनरुई ने पिछली बार अस्थि द्वीप पर हमला करने का सबक सीखा था, इसलिए उसने जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। इसके बजाय उसने मुख्य रूप से साधारण हमलों का ही इस्तेमाल किया, जो केवल नुकसान पहुंचाने और कमजोर करने का प्रभाव ही पैदा कर सकते थे। डिलोस्रो के प्रेत का सामना करते हुए चेनरुई ने गति को बहुत अच्छी तरह नियंत्रित किया। वह मुख्य रूप से धीरे धीरे लड़ रहा था, जितना हो सके सामने से संपर्क से बच रहा था, जिससे दूसरी तरफ शैतान पर ज्यादा दबाव पड़ रहा था। हालांकि वह अनंत बार पुनर्जन्म ले सकता था, फिर भी ताकत में एक अंतर था। डिलोस्रो का प्रेत शैतान के सामने ज्यादा प्रतिरोध नहीं कर पाया और आसानी से पराजित हो गया। दरअसल शैतान ने भी ज्यादा ताकत नहीं दिखाई। दोनों अच्छी तरह जानते थे कि असली दुश्मन अभी प्रकट नहीं हुआ है। अस्थि द्वीपों की शक्ति क्षीण होती जा रही थी। बूम 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 बूम, कुछ बहरा कर देने वाली आवाजों के साथ शैतान के सामने का अस्थि द्वीप चूर्ण विखंडित हो गया। दूसरी ओर का अस्थि द्वीप भी चेनरुई के आभा ब्लेड द्वारा अनगिनत टुकड़ों में कट गया। इस बार दोनों अस्थि द्वीपों में से किसी को भी बहाल नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे डिलोस्रो के प्रेत के साथ पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, जो रसातल के फूल के क्रिस्टल के टुकड़ों में बिखर गया था। हालांकि चेनरुई और शैतान बिल्कुल भी निश्चिंत नहीं दिखे, बल्कि वे और भी सतर्क हो गए, क्योंकि अचानक अंतरिक्ष में एक बेहद भयानक सांस प्रकट हुई। वह लगातार फैल रही थी। समुद्री क्षेत्र में लावा तेजी से उबलने लगा और भयानक तेज और ज्वलंत शक्ति बाहर निकली। एक फुसफुसाहट के साथ पूरा समुद्री क्षेत्र सचमुच आग के समुद्र में बदल गया। इससे पहले कि लपटें शैतान के पास पहुंचती, उन्हें एक अमूर्त बल क्षेत्र ने रोक दिया। फिर भी शैतान के चेहरे का तनाव कम नहीं हुआ। इन लपटों में एक विशेष शक्ति समाहित थी, जो उसकी अपेक्षाओं से परे थी। राज्य की शक्ति के संरक्षण के बावजूद उसे अभी भी तीव्र जलन महसूस हो रही थी। इस अग्नि सागर में न केवल उसकी शक्ति और भी कम हो गई थी, बल्कि उसकी शक्ति की खपत भी सामान्य स्थिति से कहीं अधिक हो गई थी। शैतान की तुलना में अग्नि सागर की अग्नि तत्व शक्ति का चेनरुई पर बहुत कम प्रभाव पड़ा, जिसे उसकी बेटी ने अग्नि फीनिक्स स्टिग्माटा दिया था। इस समय बगल में खड़े जल तत्व राजा ने तुरंत कहा, अग्नि तत्व मूल। यह अग्नि मूल का अंश है। चेनरुई हैरान था। इस क्रिम्सन डबल टीथ सी एरिया में असल में एक अग्नि मूल अंश है, जो अग्नि तत्व राजा ओमाटन को कहीं नहीं मिल रहा है। ये शक्तिशाली अग्नि वातावरण जल तत्व राजा के लिए सबसे खतरनाक जगह थी। पलक झपकते ही उसका शरीर भाप बनकर उड़ने लगा था। चेनरुई ने बिना किसी हिचकिचाहट के टावर ऑफ ग्लोरी को सक्रिय किया और लैम्बोस्ट को उसमें डाल दिया। यह अविश्वसनीय है। अग्नि मूल अंश वास्तव में यहाँ है। हालांकि लैम्बोस्ट ने टावर ऑफ ग्लोरी के अंतरिक्ष में प्रवेश किया, उसकी आवाज़ चेनरुई के स्टार कवच से आ रही थी। ये जल छाया मोती का कार्य था।
ये बात तो सही है कि अग्नि तत्व राजा को छोड़कर अग्नि तत्व की सबसे प्रबल समझ मुझ में है। उस समय की तो बात ही छोड़िए, कल भी मुझे अग्नि तत्व की मूल शक्ति के अस्तित्व का एहसास नहीं था। डेलोस्रो ने अग्नि तत्व की मूल शक्ति को छिपाने के लिए किसी विशेष शक्ति का प्रयोग किया होगा। शायद उसका असली प्रक्षेपण अग्नि तत्व की मूल शक्ति को अवशोषित और सम्मिलित करना रहा होगा। चेन रुई ने अग्नि तत्व राजा से वादा किया था कि वह अग्नि मूल अंश की तलाश करेगा। हालांकि अब उसे वह मिल गया था, लेकिन उसे प्राप्त करना उसकी कल्पना से भी परे था। आसपास का तापमान बढ़ता ही जा रहा था। शैतान के माथे पर भी पसीना आने लगा था। आग के समुद्र से दो बड़ी लपटें निकलकर क्रमशः शैतान और चेन रुई की ओर बढ़ रही थीं। चेन रुई को इस ज्वाला का पहला प्रभाव प्रतिरोध का लगा। इस प्रतिरोध में अवर्णनीय क्रूरता और प्रचंडता थी, जिससे अनायास ही एक अजीब सा एहसास होता था कि इससे बच पाना, इसे रोकना, इसका प्रतिरोध करना या इसे पराजित करना असंभव है। ऐसा लगता था मानो सारी उम्मीदें खत्म हो गई हों और सिर्फ निराशा ही रह गई हो। ये रसातल शासकों की विशेष आत्मिक शक्ति थी। यह अत्यंत शक्तिशाली थी, ठीक उसी तरह जैसे योगिनी जनजाति के प्रकृति वृक्ष पर हुए युद्ध में सामना की गई घृणा। चेन रुई इस शक्ति से भयभीत हो गया और अपनी अनुकूलन क्षमता खो बैठा। वह केवल आग की लपटों को अपनी ओर आते और तुरंत उसे अपनी चपेट में लेते हुए देख सकता था। इस दृश्य ने शैतान की भौहें चढ़ा दीं। उसने भी निराशा का असर महसूस किया। उसने घुरघुराहट भरी और अपनी 5 उंगलियों से एक गोला बनाया। फिर उसके सामने की ज्वाला तेजी से जम गई और धीरे धीरे थम गई। दूर दोनों अद्भुत शक्तियां गतिरोध में थीं और आसपास की हर चीज पीछे हट गई। उसके पैरों तले आग के लावा के समुद्र से एक विशाल भंवर प्रकट हुआ। लपटों का आकार धीरे धीरे एक विशाल हथेली के आकार में बदल गया। दूसरी तरफ चेन रुई को घेरने वाली लपटें भी एक विशाल ताड़ के पेड़ में बदल गईं और पीछे से शैतान की ओर उड़ीं। शैतान ने अभी अभी आकाश में बने वृत्त के केंद्र की ओर इशारा किया और चिल्लाया, विघटित हो जाओ। उस बिंदु को वृत्त का केंद्र मानकर निकटवर्ती स्थान विभाजित और छिला हुआ प्रतीत होता था। विशाल ताड़ का पेड़ भी फट गया और छिल गया। अनगिनत अमूर्त लपटें मूर्त वस्तुओं की तरह भस्म हो गईं, लेकिन विशाल ताड़ के पेड़ पर मानो बस त्वचा की एक परत ही छिल गई हो और उस पर कोई असर न हुआ हो। इस समय शैतान के पीछे एक और विशाल ताड़ का पेड़ प्रकट हुआ। जब शैतान अपनी शक्ति से हमला करने ही वाला था, तो उस विशाल ताड़ के पेड़ की दिशा अचानक बदल गई। वह तारों की रोशनी से टिमटिमाता हुआ, शैतान को पार करता हुआ, सामने वाले विशाल ताड़ के पेड़ से टकराया। दोनों विशाल हथेलियां एक ही समय में हिल गईं और प्रचंड लपटें तेजी से पीछे की ओर फैल गईं, जिससे 10 मीटर से अधिक ऊंचे एक विशाल पिंड की रूपरेखा दिखाई दी। शैतान ने चेन रुई की तरफ देखा, जो थोड़ी ही दूर पर थोड़ा हैरान भाव से दिखाई दे रहा था। अभी अभी मैंने देखा कि रिचर्ड आग की लपटों में घिरा हुआ था, लेकिन समानता का अनुबंध रद्द नहीं हुआ था। इसलिए रिचर्ड मरा नहीं, या शायद वह छिपा हुआ था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसमें इतनी खास क्षमता होगी कि वह उस हथेली को पीछे मुड़कर खुद पर लगने दे। ये स्टार डायवर्सन का कौशल था जो डेलोस्रो जैसी विशाल शक्ति को मोड़ सकता था। शैतान का आश्चर्य तो बस एक झलक मात्र था, उसका मन तुरंत सामने खड़े विशाल शरीर पर केंद्रित हो गया। ये शरीर अतुलनीय रूप से निर्मल हो गया था, प्रचंड ज्वालाओं से आच्छादित। इसकी रक्तलाल आंखें और भयंकर चेहरे के भाव थे। जब इसने एक शक्तिशाली सांस छोड़ी, तो शैतान ने भी एक दुर्लभ सतर्कता दिखाई। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह अब वह भूत नहीं था, बल्कि डेलोस्रो का एक वास्तविक प्रक्षेपण था। मुख्य वेदी में मूल शरीर के करीब एक शक्तिशाली प्रक्षेपण। दौड़, पराक्रम प्रक्षेपण, व्यापक शक्ति मूल्यांकन, SSSS जोड़। शारीरिक संरचना, SSSS जोड़, ताकत, SSSS जोड़, आत्मा, SSSS जोड़, गति, SSSS जोड़। गुण, विनाश शरीर, निराशा ज्वाला, क्षरण, आत्मा बिखरना, अंतरिक्ष, विश्वास भक्षण, जीवन भक्षण। खतरे का स्तर, अत्यंत खतरनाक। चेन रुई मन ही मन दंग रह गया जब उसने विश्लेषणात्मक आंखों के आंकड़े देखे। इसमें कोई शक नहीं कि इस डेलोस्रो का असली प्रक्षेपण छद्म देवता की चरम अवस्था तक पहुंच गया है। निराशा की शक्ति के अलावा प्रक्षेपण के अस्तित्व ने ही चेन रुई को माइकल और शैतान जैसे चरम अवस्था के शक्तिशाली लोगों के बराबर उत्पीड़न का एहसास दिलाया। ये तो बस असली शरीर के करीब एक अवतार है। अगर यह असली शरीर है, तो ये किस भयावह स्तर तक पहुंचेगा। लैम्बोस्ट के अनुसार तीनों शासकों के असली शरीर अभी तक देवताओं के दायरे में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जाहिर है माइकल के स्वघोषित ईश्वर के सबसे करीबी व्यक्ति की तुलना में तीनों शासक सामान्य छद्म देवता स्तर से परे हैं और ईश्वर के अस्तित्व के सबसे करीब हैं। मैं कल्पना कर सकता हूं कि एक बार एक निश्चित सील टूट जाने पर, जब रसातल वास्तव में इस मुख्य विमान पर आएगा, तो कितना भयानक प्रलय होगा। शैतान का डेटा था, रेस, फॉलन एंजल, व्यापक शक्ति मूल्यांकन, SSSS जोड़। शारीरिक संरचना, SSSS जोड़, ताकत, SSSS जोड़, आत्मा, SSSS जोड़, गति, SSSS जोड़।
विशेषताएं: पतित शरीर, दिव्य आशीर्वाद की मुहर, ईशनिंदा हृदय, समय, विनाश। खतरे का स्तर: अत्यंत खतरनाक। हालांकि दोनों एसएसएस जोड़ स्तर पर थे, शैतान ने चेन रुई को डिलोस्रो से भी ज्यादा अथाह एहसास दिया। फॉलन एंजल रेस के प्रदर्शन ने चेन रुई को किसी दूसरी दुनिया की प्राचीन किंवदंतियों की याद दिला दी। शैतान की शक्ति प्रबल होने के एहसास के बावजूद यहाँ निराशा का मुख्य वेदी था, जो डिलोस्रो का ग्रह कक्ष था। समान शक्ति स्तर वाली इस तरह की लड़ाई में कोई भी परिणाम हो सकता था। जब रक्तलाल आंखें शैतान की बर्फीली, चाकू-सी निगाहों से मिलीं, तो दोनों निगाहें एक दूसरे के आमने सामने हो गईं, मानो उनके बीच कोई ठोस ताकतें हों। आसपास की हवा मानो जमने ही वाली थी। चेन रुई, जो टीम में कमजोर थे, को डिलोस्रो ने चुन चुनकर नजरअंदाज कर दिया। इस पावरहाउस की नज़र में सिर्फ उसी स्तर के पावरहाउस को ही महत्व दिया जाता था। इन दोनों में से किसी एक ने चेन रुई पर अत्याचार की प्रबल भावना ला दी। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ, हालांकि वह ध्रुव तारा परिवर्तन की अवस्था में छद्म देवता की मध्यवर्ती अवस्था तक पहुंच चुका था। ऐसा कहा जाता था कि छद्म देवताओं की मध्यवर्ती अवस्था और चरम अवस्था के बीच का अंतर काफी बड़ा था। विशेष रूप से ये दोनों छद्म देवताओं की सबसे प्रबल चरम अवस्थाएं थीं। डिलोस्रो, ये दुनिया तुम्हारे जैसे शापित व्यक्ति की नहीं है। वापस जाओ। शैतान रसातल की भाषा में बोल रहा था, लेकिन चेन रुई, जिसके पास विश्लेषणात्मक आंखें थीं, उसे साफ सुन सकता था। उसे बस यह नहीं पता था कि शापित व्यक्ति का क्या मतलब होता है। डिलोस्रो का जवाब सिर्फ एक शब्द था, मर जाओ। इतना कहते ही एक विशाल भुजा तेज लपटों के साथ शैतान की ओर बढ़ी। शैतान ने अपना हाथ हिलाया और लपटें तुरंत थम गईं। आकार में बहुत छोटा होने के बावजूद शैतान की ताकत डिलोस्रो से कम नहीं थी। एक अद्भुत सांस हवा में लहरा रही थी, उस विशाल भुजा को एक समान स्थिति में बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। चेन रुई, जो बगल में था, भारी बल से तुरंत उड़ गया। ये देखकर कि वह शैतान को दबा नहीं सकता, डिलोस्रो का दूसरा हाथ अचानक आग के समुद्र से टकराया और अनगिनत लावा फूट पड़े, जो अजीब सांसों वाले अनगिनत आग के गोले में बदल गए और शैतान की ओर उड़ गए। न केवल शैतान, बल्कि चेन रुई भी आग के गोले की पहुंच में था। अध्याय 1073 ओलिफियस। शैतान ध्यान केंद्रित कर रहा था जब उसने अपने पीछे से एक आवाज सुनी, जंगल की तरह धीमा। उसी समय शैतान को एक जाना पहचाना सा उतार चढ़ाव महसूस हुआ और आग के गोले अचानक धीमे हो गए। सिर्फ आग के गोले ही नहीं, बल्कि खुद को छोड़कर सब कुछ धीमा हो गया। नहीं, उसके अलावा पीछे से भी आवाज आ रही थी, ये समय की ताकत है। शैतान ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि शैतान इस शक्ति से घिरा हुआ था, फिर भी उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। ये देखा जा सकता था कि रिचर्ड ने समय की शक्ति को कितनी सूक्ष्मता से नियंत्रित किया था। यहाँ तक कि शैतान, जिसके पास भी समय की शक्ति थी, भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। चेन रुई अपनी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था। अगर वह सीधे तौर पर लड़ता तो पल भर में ही उसका सफाया हो जाता। इसलिए उसने सबसे उपयुक्त स्थिति चुनी, यानी सहारा देने की। शैतान को हमला करने दिया, फिर सबसे घातक वार करने के लिए सही समय का इंतजार किया। शैतान का दिमाग हिल गया, उसका शरीर डगमगा गया और वह ऐसी स्थिति में आ गया जहां आग का गोला हमला नहीं कर सकता था। इस तरह का बड़ा एओई टाइम फ्रीज काफी मुश्किल था, खासकर डिलोस्रो जैसे भयानक प्रतिद्वंद्वी के साथ। पलक झपकते ही धीमापन सामान्य हो गया। हालांकि इसी देरी के कारण डिलोस्रो के सारे हमले नाकाम हो गए। अगले ही पल डिलोस्रो के प्रतिक्रिया देने से पहले ही उस पर किसी प्रचंड शक्ति का जोरदार प्रहार हुआ। आग के समंदर में वह आकृति कई 100 मीटर पीछे हट गई और शुरू में बंद जगह भी इस प्रहार से फट गई। चेन रुई की आंखें चमक उठीं। अगर अभी अभी उसने जो धीमा जंगल सक्रिय किया था, उसका उद्देश्य समय की गति को धीमा करना था, तो जिस क्षण धीमा जंगल गायब हुआ, शैतान ने समय की गति बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति सक्रिय कर दी, जिससे हमला डिलोस्रो पर पहले से हो गया। वह बिल्कुल भी बच नहीं सका। दोनों के पास समय की ताकत थी। एक ही दुश्मन का सामना करते हुए उन्होंने एक ऐसी मौन सहमति दिखाई कि खुद हम भी हैरान रह गए। दरअसल दोनों अब भी दुश्मन थे। शैतान का वार बहुत जोरदार था। डिलोस्रो की छाती में एक गड्ढा बन गया। डिलोस्रो इस जोरदार प्रहार से क्रोधित हो गया और उसने गुस्से से दहाड़ लगाए। चेन रुई और शैतान ने महसूस किया कि जीवन शक्ति और आस्था की शक्ति का क्षय तेजी से हो रहा है। इस अजीब सी शक्ति से भरी दहाड़ से उनकी आत्माएं भी कांप उठीं। चेन रुई का दिल धड़क उठा, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह इस दहाड़ से विचलित हो गया था। उसने पहले ही ईश्वर भक्षी मुखौटा और क्रोध राजा कवच पहन लिया था, जो सतह पर मौजूद तारा कवच में विलीन हो गया था, इसलिए उस पर आध्यात्मिक शरण का कोई असर नहीं हुआ। वह इसलिए चौंक गया क्योंकि उसे अचानक सुश्री ब्लैक ड्रैगन के लिंक की सांसों का आभास हुआ। लापता ओलिफियस पास में है। जब तक लिंक एक निश्चित सीमा के भीतर था और उसकी धारणा सीलबंद नहीं थी, तब तक वह सीधे लिंक के अस्तित्व को महसूस कर सकता था। हालांकि यह एहसास जल्दी ही गायब हो गया।
जाहिर है किसी अंतरिक्ष शक्ति ने इसे विचलित कर दिया था। चेन रुई ने तुरंत स्टार कॉन्फरिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ओलिफियस को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसे पूरा यकीन था कि यह कोई भ्रम नहीं है। ओलिफियस को पास ही किसी स्थान में कैद किया जाना चाहिए। डिलोस्रो की दहाड़ सिर्फ आत्मा का क्षरण नहीं थी। अनगिनत लपटें लपटों के सागर में नाच रही थीं, एक तेज प्रतिध्वनि उत्सर्जित कर रही थी, मानो किसी लाउडस्पीकर से बज रही हों। ये ध्वनि उनके कानों में मंत्रमुग्ध कर देने वाली हो गई। शैतान को लगा कि यह ध्वनि उसकी मानसिक सुरक्षा को भेद कर सीधे उसकी आत्मा तक पहुंच रही है। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों जोड़ी अमूर्त स्पर्शक उसकी पूरी आत्मा और शरीर को नियंत्रित करना चाहते हों। यहाँ तक कि शैतान की आत्मा भी निराशा प्रभु की गर्जना से कांप उठी। हालांकि अपनी अत्यंत शक्तिशाली आत्मशक्ति से उसने इस बाधा को शीघ्र ही दूर कर दिया। जब वह होश में आया तो आकाश में टिमटिमाती लपटें प्रेत की तरह इधर उधर उड़ रही थीं। इससे प्रेरित शक्ति ने विश्वास शक्ति और जीवन शक्ति के क्षय को बहुत तेज कर दिया। शैतान ने अपना दाहिना हाथ आकाश की ओर उठाया और अपनी 5 उंगलियां फैलाते हुए धीरे से कहा, मेरा शरीर उस चमकदार मणि से बना है। प्रलयकाल में भी यह निर्दोष है। ये वाक्य कोई कविता नहीं थी, बल्कि एक शक्ति थी जिसमें महान शक्ति निहित थी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वे प्रेत सी लपटें एक के बाद एक पीछे हट गईं और आत्मा को नियंत्रित करने वाली शक्ति तुरंत लुप्त हो गई। शैतान के उठे हुए हाथों से एक शानदार हरी रोशनी निकल रही थी। जैसे ही वह कदम दर कदम डिलोस्रो की ओर बढ़ा, वह जहां भी गुजरा लावा आग का उबलता हुआ समुद्र धीरे धीरे वाष्पित हो गया और उसके पैरों के नीचे का समुद्री जल बहुत नीचे चला गया। मुख्य वेदी के आसपास वह दमघोंटू और दमनकारी गति भी कम होने लगी। वह शानदार हरा प्रकाश और भी शक्तिशाली होता गया। शैतान मन ही मन आश्चर्यचकित हुआ जब उसकी परिधीय दृष्टि ने रिचर्ड की एक झलक देखी, जो विश्वास के कवच और मुखौटे से ढका हुआ था। उस पर भी उस तरह की आत्मिक शक्ति का कोई असर नहीं दिख रहा था और वह एक प्रेत की तरह बगल से डिलोस्रो के पीछे पीछे चल रहा था। पलक झपकते ही शैतान की उठी हुई रोशनी अनगिनत घुमावदार मोड़ों में बदल गई, जो डिलोस्रो की ओर उड़ रही थी। चेन रुई साफ देख सकता था, वे सांप के आकार के थे, मानो कोई असली जिंदा चीज हो। पलक झपकते ही वे घने हरे रस्सियों में बदल गए और डिलोस्रो के विशाल शरीर को कसकर बांध दिया। शैतान ने धीरे धीरे उसकी 5 उंगलियां पकड़ लीं और हरी डोरी और कसती गई। डिलोस्रो उस पल हिल नहीं पा रहा था और उसके शरीर की लपटें तेजी से धीमी पड़ गईं। चेन रुई की आंखें चमक उठीं और उसका आकार एक पल में डिलोस्रो के सिर के पीछे चमक उठा। इस बार वह न सिर्फ डिलोस्रो से निपटने के लिए शैतान के साथ मिलकर काम कर रहा था, बल्कि शैतान के साथ उसका एक प्रतिस्पर्धी रिश्ता भी था। यह ऐसा था जैसे 2 खिलाड़ी बॉस के खिलाफ आखिरी वार के लिए लड़ रहे हों। जो भी आखिरी वार करता उसे बॉस द्वारा गिराए गए बाउंड इक्विपमेंट मिलते। अनुबंध की शक्ति निष्पक्ष थी। दोनों पक्षों को पता चल जाता कि डिलोस्रो को पहले किसने मारा और बाहरी लोगों को फैसला सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चेन रुई इस मौके का इंतजार कर रहा था। उसे राहत मिली, खासकर यह महसूस करने के बाद कि शायद डिलोस्रो ने ओलिफियस को किसी खास जगह में कैद कर रखा है। कम से कम मिस ब्लैक ड्रैगन तो ठीक है। जब तक डिलोस्रो का खात्मा हो जाता है, मैं चूजे को जरूर बचा पाऊंगा। अब जबकि डिलोस्रो शैतान की शक्ति से बंधा हुआ है और मुख्य वेदी की शक्ति बहुत कमजोर हो गई है, तो ऐसा करने का ये सबसे अच्छा मौका है। आग की तरह आक्रमण। इस समय शैतान के मन में अचानक एक खतरनाक शगुन उमड़ पड़ा। इसका स्रोत रिचर्ड था। वह अचानक 3 आकृतियों में बदल गया और डिलोस्रो को चारों दिशाओं में घेर लिया। शैतान पहले से ही रिचर्ड की गतिविधियों पर ध्यान दे रहा था। उसने पाया कि हालांकि प्रतिद्वंद्वी की क्षमता अजीब थी, लेकिन छद्म देवता के चरम स्तर के बमुश्किल ही पहुंचने वाली गति को छोड़कर उसकी आक्रमण शक्ति केवल मध्यवर्ती स्तर के छद्म देवता के बराबर थी। ऐसी शक्ति स्पष्ट रूप से डिलोस्रो के लिए कोई वास्तविक खतरा नहीं थी। सट्टेबाजी के समझौते में यह उसके लिए लगभग पक्की जीत थी। हालांकि सच तो यह था कि रिचर्ड ने जानबूझकर अपनी शक्ति छिपाई थी। इस त्रिकोणीय स्थान चाल ने शैतान को एक दुर्लभ खतरे का एहसास दिलाया, यहाँ तक कि वह खुद भी इसे नज़रअंदाज नहीं कर सका। हो सकता है कि इस हमले में डिलोस्रो हार जाए। ऐसा लग रहा था कि सट्टेबाजी के समझौते का नतीजा अचानक पलट गया हो। इस समय शैतान को एक विशेष शक्ति का झोंका महसूस हुआ, जो विनाश या सृजन जैसा लग रहा था, लेकिन वह अंतर नहीं बता पा रहा था। फिर भी खतरे के संकेत और भी स्पष्ट होते जा रहे थे। तीनों आकृतियों ने एक ही समय में बैंगनी लाल प्रकाश छोड़ा, जो आपस में मिलकर एक हो गया। इस समय शैतान को भी लगा कि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई है, लेकिन उसने धीरे से देखा कि तीनों छायाचित्रों ने एक प्रकार की भयावह शक्ति को सक्रिय कर दिया, जिससे एक स्वतंत्र त्रिकोणीय स्थान बन गया, जिसने डिलोस्रो को उसमें कैद कर दिया। सिर्फ कारावास से भी अधिक, 1 सेकंड से भी कम समय में त्रिभुज की अतिव्यापी छवियां फैल गईं। साथ ही पूरा त्रिकोणीय स्थान और उसमें मौजूद हर चीज बिखर गई। आयाम विनाश।
बैंगनी ध्रुव तारा परिवर्तन की सबसे शक्तिशाली हत्याचाल। चेन रूई ने प्रशिक्षण स्थल पर बार बार अभ्यास करके बैंगनी ध्रुव तारा परिवर्तन की शक्ति को और गहराई से समझा और इस चाल का प्रयोग और भी निपुण होता गया। विनाश और सृजन की उत्पत्ति लगभग एकीकृत हो गई थी, यहाँ तक कि शैतान को भी इसे भेदना मुश्किल हो रहा था। इसके अलावा इसकी शक्ति उस दिन पवित्र प्रकाश पर्वत पर पहली बार सक्रिय होने की तुलना में बहुत अधिक थी। जब धुंधली दृष्टि साफ हुई तो शैतान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर उसने उपहास किया। चेन रूई, जिसकी तीनों आकृतियां फिर से एक हो गई थीं, बहुत हैरान हुआ। विशाल शरीर अभी भी दृष्टि में दिखाई दे रहा था। आयाम विनाश वास्तव में दिलोस्रो को नहीं मार सका, यहाँ तक कि उसकी सांस भी बहुत कमजोर नहीं हुई है। चेन रूई की सांस फूल गई और उसका दिल तुरंत बैठ गया। इस चाल में पवित्र प्रकाश वस्त्र प्रकाश विखंडन का विशेष गुण समाहित था, जिससे मुझे बहुत शक्ति खर्च करनी पड़ी, लेकिन ये काम नहीं आया। दिलोस्रो का आकार तेजी से बदल गया था, उसके विशाल शरीर पर जलती हुई लपटें वापस उसके शरीर में समा गई थीं और वह सफ़ेद कवच की एक परत से ढका हुआ था। अगर गौर से देखा जाए तो यह एक विशाल कवच था जो अनगिनत हड्डियों से घिरा हुआ था, जिसके अंदर हल्की सी लाल त्वचा दिखाई दे रही थी। चेन रूई और शैतान को अचानक समझ आ गया। पता चला कि हड्डियों के द्वीप पहले कभी नष्ट नहीं हुए थे, लेकिन वे दिलोस्रो के शरीर पर इस रूप में फिर से संघनित हो गए। यह अवतार के साथ एकीकृत होने के बराबर था, जिससे उसकी सुरक्षा मजबूत हो गई और उसे पूरी तरह से नष्ट करना मुश्किल हो गया। आयाम विनाश द्वारा अभी जो नष्ट हुआ है वह केवल अस्थि कवच था और वास्तविक शरीर को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा था। मुख्य वेदी के इस राज्य में इसे जल्द ही पुनर्स्थापित कर दिया जाएगा। नीच चींटी। जैसे ही दिलोस्रो दहाड़ा, उसके विशाल मुंह से एक शक्तिशाली भक्षण शक्ति निकली और चेन रूई की ओर मुड़ी। चेन रूई को लगा कि उसका शरीर अनायास ही आगे की ओर उड़ गया और राज्य शक्ति और जीवन शक्ति का क्षय अचानक कई गुना तेज हो गया। दरअसल निराशा का स्वामी भी अभी अभी हैरान था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस उपेक्षित छोटे पात्र ने सचमुच इतना अप्रत्याशित और भयानक हमला कर दिया। अगर अस्थि कवच की सुरक्षा न होती तो मुझे डर है कि मेरे अवतार को पहले ही बहुत नुकसान पहुंच चुका होता। लगता है इस चींटी को कम नहीं आंकना चाहिए। शैतान से सामना होने पर किसी और दुर्घटना से बचने के लिए इसे जल्द से जल्द हटाना होगा। अचानक चेन रूई फिर चौंक गया। उसे फिर से ओलिफियस की सांस का एहसास हुआ। हालांकि यह क्षणिक ही था, उसने सांस के स्रोत का पता लगा लिया था। दिलोस्रो का मुंह। इस समय शैतान का हमला समय पर हुआ और हरे सांपों ने दिलोस्रो के शरीर को फिर से जकड़ लिया। ऐसा इसलिए नहीं था कि शैतान में कोई दया थी, बल्कि इसलिए कि चेन रूई के मरने के बाद उसे वह सृजन मूल शक्ति नहीं मिल पाएगी जो वह चाहता था। विशाल रक्तरंजित मुंह को देखते ही चेन रूई के विचार तेजी से बदल गए। उसने पीछे हटने का अवसर नहीं गंवाया, बल्कि एक दृढ़ निर्णय लिया। हवा की तरह तेज। ये देखकर कि रिचर्ड पीछे नहीं हटा, बल्कि बिजली की तरह दिलोस्रो के विशाल मुंह की ओर बढ़ा, शैतान, जो सृष्टि की उत्पत्ति का लालच करता था, हक्का बक्का रह गया। अध्याय 1074 खूनी कोकून। जैसे ही चेन रूई दिलोस्रो के मुंह में घुसा, उसे लगा जैसे एक भयानक अग्निशक्ति ने उसे घेर लिया है, जो बाहर की लपटों से 100 गुना ज्यादा तेज थी। छद्म देवता की मध्यवर्ती अवस्था की शक्ति के बावजूद वह तुरंत राख में बदल जाएगा। हालांकि चेन रूई एक अपवाद था, क्योंकि उस पर फायर फीनिक्स स्टिग्माटा न केवल अग्नि क्षति को 90% तक कम कर सकता था, बल्कि इससे उसे अग्नि क्षति से पूरी तरह प्रतिरक्षित होने का 10% मौका भी मिलता था, जो प्रकाश तत्व की शक्ति के प्रभाव के विरुद्ध बॉडी ऑफ लाइट ग्लोरी से भी ज्यादा शक्तिशाली था। यह उस समय उसकी प्यारी बेटी के उपहार की बदौलत था। स्टार कवच की विशेष विशेषता उसके उपकरण और क्षमताओं को एकीकृत कर सकती थी, इसलिए चेन रूई ने स्ट्रीकिंग की घटना से भी बचा लिया। हालांकि आग से होने वाली क्षति में भारी कमी पूरी तरह से बेअसर नहीं थी। चेन रूई को इस प्रभाव को कम करने के लिए बस स्टार गार्जियन विंग्स को सक्रिय करने की जरूरत थी। हालांकि वह एक और शक्ति से अछूता नहीं था, भक्षण। उसके पूरे शरीर में प्राणशक्ति और आस्था की शक्ति अनियंत्रित रूप से प्रचंड धारा की तरह बह रही थी। ये दिलोस्रो की जीवन भक्षण और विश्वास भक्षण की भयानक प्रतिभा थी। सबसे अजीब बात यह थी कि दिलोस्रो के शरीर में घुसने के बाद उसे आंतरिक अंगों जैसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया, बल्कि वह एक उच्च तापमान वाली खाई जैसा था। उसका शरीर बस उस अंतहीन धुंधली जगह में गिर गया। ये स्थिति उस अजीब शक्ति से घिरे होने के एहसास से बिल्कुल अलग थी जब पिछली बार उसे प्रेत ने निगल लिया था। अगर यह कोई और छद्म देव शक्ति होती तो पूरे राज्य का विश्वास और जीवन, जो उसने कड़ी मेहनत से जमा किया था, पूरी तरह से निगल लिया जाता। अंत में वह पूरी तरह से थक जाता या अपनी सुरक्षात्मक शक्ति खो देता, जिससे केवल एक ही रास्ता बचता। इस समय चेन रूई के महातंत्र में आकाशगंगा साम्राज्य का गुण पूरी तरह प्रकट हो चुका था। उसकी विशाल जीवन शक्ति और आस्था शक्ति लगभग अक्षय थी और वह चेन रूई की रक्षा कर रही थी। हालांकि वह हमेशा निष्क्रिय अवस्था में रहता था। देर सवेर उसकी शक्ति समाप्त हो ही जाती।
यह अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने जैसा था। इसके अलावा पूरी तरह से गिरने के बाद ओलिफियस से कोई संबंध नहीं रह गया था। चेन रुई कई लड़ाइयों का अनुभव कर चुका था और अब वह कोई नौसिखिया नहीं था। वह पिछले आयाम विनाश से देख सकता था कि डिलोस्रो की आक्रामक और रक्षात्मक शक्ति उससे कहीं बेहतर थी, लेकिन पूरी तरह से अस्थिर नहीं थी। उसके सामने ये लगभग अनसुलझी स्थिति वास्तव में अनसुलझी नहीं थी, कुंजी थी कमियां ढूंढना या एक निश्चित संतुलन को तोड़कर कमियां पैदा करना। आग की तरह आक्रमण। चेन रुई ने जैसे ही अपनी शक्ति बढ़ाई, उसका हमला तेज हो गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ के एक झटके से उसके सामने 7 विशाल प्रकाश गोल प्रकट हुए और पल भर में फट गए। यद्यपि 7 सितारा विस्फोट की शक्ति मजबूत थी, लेकिन आसपास का स्थान नहीं बदला। चेन रुई ने भौहें चढ़ाईं और फिर से एक शक्तिशाली एओई हमला सक्रिय कर दिया। ध्रुव तारा तूफान। अनगिनत भयावह तारों की रोशनियां मौत के चकाचौंध भरे आग बना रही थीं। ध्रुव तारा तूफान अंतरिक्ष में सीटी बजाता हुआ गुजरा। हालांकि यह अभी भी बेकार था, जैसे खाली जगह पर अनगिनत मूके पड़ रहे हों और सारी मेहनत बेकार हो रही हो। चेन रुई ने भौहें चढ़ाईं। इस जगह में न सिर्फ भक्षण की शक्ति है, बल्कि दमन शक्ति भी काफ़ी मजबूत है। मेरी आक्रमण शक्ति सामान्य से काफ़ी कम है और स्टार पावर की खपत लगभग दोगुनी हो गई है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि मेरे 2 मजबूत हमलों का कोई असर नहीं होता। इस क्षण उसके वक्षस्थल में स्थित जल छाया मोती अचानक कंपन करता है और प्रकाश की असंख्य नीली किरणें चारों ओर फैल जाती हैं। इस नीली रोशनी की शक्ति से प्रभावित होकर मूल रूप से मृत स्थान में तुरंत ही विभिन्न विशेष पैटर्न प्रकट हो जाते हैं। ये डिलोस्रो के एबिस स्पेस की शक्ति होनी चाहिए। मैं महसूस कर सकता हूं कि यह स्पेस अनगिनत गतिशील स्पेस परतों से बना है जो लगातार बदलती और ओवरलैप होती रहती हैं, जिससे एक अंतहीन लूप बनता है। आपको स्पेस की गति का प्रक्षेप पथ ढूंढना होगा, फिर सबसे कमजोर जोड़ पर हमला करना होगा। लेकिन वाटर शैडो पल की अवधि सीमित है, इसलिए आपको जल्दी करनी होगी। जल तत्व राजा की आवाज़ सुनाई दी। यह मन का लैम्बोस्ट की आंखों और कानों जैसा था। वह बाहर की स्थिति को साफ साफ भांप सकता था। इस मनके की खासियत भी बहुत खास थी, डिलोस्रो की शक्ति के कारण यह टूटता नहीं था। बेशक चेन रुई की खास काया और स्टार पावर की सुरक्षा भी एक बड़ी वजह थी। चेन रुई की आंखें चमक उठीं। लैम्बोस्ट ने एक बार कहा था कि जल छाया मोती का डिलोस्रो के राज्य पर विशेष नियंत्रण था, लेकिन उसकी शक्ति सीमित थी और उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता था। पहले जब उसने आयाम विनाश को सक्रिय करके डिलोस्रो को मारने की कोशिश की थी, तो उसके पास इसका इस्तेमाल करने का कोई मौका नहीं था। अब आखिरकार इसने यहाँ कमाल कर दिया। चेन रुई ने तुरंत गहन विश्लेषण चालू कर दिया। जल छाया मोती का पैटर्न ऐसे चमक रहा था मानो किसी अदृश्य चित्र पर किसी विशेष डेवलपर का प्रभाव डाला गया हो। जो ब्रशवर्क और रंग मूल रूप से छिपे हुए थे, वे अचानक प्रकट हो गए। जैसा कि लैम्बोस्ट ने कहा था, जल छाया मोती का प्रभाव सीमित था और नीली रोशनी जल्द ही गायब होने लगी, लेकिन इतने कम समय में ही चेन रुई ने इस अंतरिक्ष चक्र की ले समझ ली थी। जैसे ही उसने चिल्लाया, आग की तरह आक्रमण की शक्ति चरम पर पहुंच गई। उसकी दाहिनी भुजा में समाई हुई अद्भुत शक्ति फूट पड़ी। एक तेज विनाशकारी सांस के साथ एक लाल रोशनी फूट पड़ी, सच्चा लाल विलुप्ति। ट्रू रेड एक्सटिंक्शन की लाल रोशनी ने हमेशा की तरह जगह को 2 हिस्सों में नहीं बांटा, बल्कि लाल रोशनी अचानक ऐसे मुड़ गई मानो एक सीधी रेखा बिजली के निशान में बदल गई हो। वास्तव में इस शक्तिशाली अंतिम चाल ने अंतरिक्ष के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर प्रहार किया, जिससे अंतरिक्ष की शक्ति नष्ट हो गई जो लगातार घूम रही थी और निर्णायक मोड़ अवरुद्ध स्थान द्वारा बनाई गई दरार थी। हवा की तरह तेज चेन रुई एक तेज बिजली में बदल गया और अंतरिक्ष में सच्चे लाल विलुप्त होने को निगलने से पहले दरार में गायब हो गया। बाधाओं की परतों से गुजरने और अंततः मूल रूप से मृत स्थान में प्रवेश करने के बाद चेन रुई ने महसूस किया कि उसके सामने प्रकाश चमक रहा है, जो एक अंधेरे स्थान से चमकदार रक्त लाल स्थान में बदल रहा है। यह एक गुफा जैसा वातावरण था जो बहुत विशाल था। ये कुछ उस दृश्य जैसा था जो चेन रुई ने मानव जगत के नाइटमेयर जंगल में नाइटमेयर ज्वालामुखी में देखा था। हालांकि जगह बड़ी थी, लेकिन यहाँ का माहौल वहाँ से कहीं ज्यादा निराशाजनक और भयावह था। चेन रुई को तुरंत ही ओलिफियस के लिंक की सांसें पास ही महसूस हुईं। वह ठीक सामने ही था। आगे देखने पर सबसे विशिष्ट चीज अंतरिक्ष में एक विशाल रक्त रंग का भंवर था। रक्त रंग के भंवर ने चेन रुई को बेहद खतरनाक एहसास कराया। भंवर के सामने जमीन पर कम से कम हजारों बड़ी छोटी गोलाकार लाल चीजें थीं। गौर से देखने पर वे कोकून जैसी चीजें थीं जिनमें अलग अलग तरह के जीव लिपटे हुए थे, सिर्फ उनके सिर दिखाई दे रहे थे। इनमें से ज्यादातर जीव जीवित थे और एक गहरी भावनात्मक शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, निराशा। सुश्री ब्लैक ड्रैगन की सांस अंदर से आ रही थी। चेन रुई तेज गति से ऊपर नीचे हिल रहा था, तभी उसे सांस के साथ एक खूनी कोकून दिखाई दिया। इसमें कोई शक नहीं कि मिस ब्लैक ड्रैगन को कैद कर लिया गया था। उसकी काली आंखें मानो अपना ध्यान खो बैठी थीं और सामने के भंवर को घूर रही थीं।
ओलिफियस, चेन रुई चिल्लाई, लेकिन मिस ब्लैक ड्रैगन ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा मानो मुर्दा सा हो गया था। इस समय चेन रुई की छाती पर जल छाया मोती से नीली प्रकाश तरंगे फिर से निकली, जो ओलिफियस के चेहरे पर चमक रही थीं। धीरे धीरे सुश्री ब्लैक ड्रैगन की आंखों में थोड़ी सी चमक लौट आई। बॉस, ओलिफियस ने पहली नज़र में चेन रुई को देखा और उसकी कमजोर आवाज में एक मजबूत आश्चर्य था। एडिलीन और अन्य लोगों का क्या? पता नहीं। सुश्री ब्लैक ड्रैगन को अचानक कुछ याद आया और वह बेहद डरी हुई मुद्रा में चिल्लाई, वेसिलना, वेसिलना को खा लिया गया। जाओ और एडिलीन और बाकियों को बचाओ। खा लिया? चेन रुई ने भौहें चढ़ाईं। ये देखकर कि सुश्री ब्लैक ड्रैगन मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद थक चुकी थी, उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा। चिंता मत करो, मैं एडिलीन और बाकियों को ढूंढ लूंगा। अच्छी नींद लो, जब तुम उठोई तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर चेन रुई ने स्टार कॉन्फरिंग प्लेटफॉर्म की शक्ति को सक्रिय कर दिया। ओलिफियस तुरंत खूनी कोकून से गायब हो गया और उसे सुपर सिस्टम में विलय अवस्था में रखा गया। इस विलय अवस्था की अधिकतम अवधि 3 दिन थी, जो मानसिक और शारीरिक चोटों का प्रभावी ढंग से इलाज कर सकती थी। मेरा मानना है कि सुश्री ब्लैक ड्रैगन विलय अवस्था से जागने के बाद ठीक हो जाएंगी। अब सवाल यह है कि क्या एडेलिन, हेलेन, लालारिया अभी भी जीवित हैं? चेन रुई ने तेजी से खूनी कोकूनों को ढूंढना शुरू किया। इसी दौरान उसके सामने का भंवर अचानक किसी पाचन अंग की तरह हिल गया और एक तेज भक्षण शक्ति का उत्सर्जन करने लगा। पास आ रहे लगभग 100 खूनी कोकून अचानक ऊपर तैरकर भंवर की ओर उड़ गए। चेन रुई ने तेजी से सोचा और आखिरकार उसे समझ आ गया कि ओलिफियस का वेसिलना को खा लिया गया कहने का क्या मतलब था। ये भंवर किसी बलि वेदी के बराबर होना चाहिए। ओलिफियस और अन्य लोगों को खजाने की खोज के लिए मुख्य वेदी में घुसना चाहिए था। इसके बाद उन्हें डिलोस्रो ने पकड़ लिया और बलि के रूप में इस बलि स्थल में कैद कर दिया। कभी कभी भंवर एक निश्चित बलिदान अनुष्ठान को पूरा करने के लिए स्वचालित रूप से एक निश्चित मात्रा में रक्तरंजित कोकून को चूस लेता था। वेसिलना का आध्यात्मिक संपर्क गायब होने का कारण दुर्भाग्य ही होना चाहिए। चेन रुई के उसे ढूंढने से पहले ही उसे भक्षण द्वारा मार दिया गया था। लेकिन फिर अगर वेसिलना का आध्यात्मिक संपर्क गायब न होता तो चेन रुई को पता भी नहीं चलता कि मृत सागर के किनारे परिवार से मिलने और खजाने की खोज करने वाली टीम का क्या हुआ। चेन रुई की आंखें जम गईं क्योंकि उसने अचानक बलिदानों के बीच 2 छोटे खूनी कोकून देखे, जिन पर 2 परिचित चेहरे थे, हेलेन और लालारिया। जंगल की तरह धीमा भंवर की ओर उड़ते खूनी कोकूनों की गति अचानक धीमी हो गई और उसके आसपास की हर चीज धीमी हो गई। इसी समय चेन रुई भंवर के सामने प्रकट हुई और उसने एक के बाद एक 2 खूनी कोकूनों को पकड़ लिया। इसमें कोई शक नहीं कि वे हेलेन और लालारिया ही थीं। पलक झपकते ही भंवर अपनी मूल गति पर लौट आया और सारे रक्त कोकून निगल गया। इसी बीच चेन रुई दूर से उन 2 रक्त कोकूनों के साथ प्रकट हुआ जिन्हें उसने हाँफते हुए निकाल लिया था। ध्रुव तारा परिवर्तन को सक्रिय करने से लेकर अब तक उसने काफी तारा शक्ति खर्च कर दी थी। जब उसने अभी समय शक्ति को फिर से सक्रिय किया तो उसे अपनी शक्ति अपर्याप्त महसूस हुई। उनमें से किसी ने भी एक स्टार लेवल एनहांसमेंट हासिल नहीं किया था। अगर वह मौके पर ही स्टार कॉन्फरिंग कर भी पाता तो भी वह उन्हें ओलिफियस की तरह स्टार कॉन्फरिंग प्लेटफॉर्म में एकीकृत नहीं कर पाता, इसलिए वह केवल टॉवर ऑफ ग्लोरी का ही इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि उस तरह के खूनी कोकून में शक्तिशाली एबिस शक्ति थी जिसने उन्हें टॉवर ऑफ ग्लोरी में नहीं रखा। पहले खूनी कोकून को हटाना होगा। अध्याय 1075 भक्षण। चेन रुई ने कुछ और बार कोशिश की और पाया कि सृजन शक्ति से युक्त वसंत क्षेत्र का रक्तरंजित कोकून पर एक विशेष विलीनकारी प्रभाव था। इस समय जल छाया मोती की नीली रोशनी में चपटी छाती वाली लोली और छोटी मत्स्यांगना राजकुमारी क्रमिक रूप से मूल सुस्ती से उबर गईं। तुम हो, तुमने अभी अभी हमें बचाया। लालारिया की शक्ति अर्धदेवता थी, इसलिए वह सबसे जल्दी जाग गई। उसे यकीन था कि चेन रुई ने उसे और हेलेन को अभी अभी आखिरी पल में बचाया है। जाहिर है, ओलिफियस के विपरीत, जिसकी चेतना आधी जागृत आधी धुंधली अवस्था में थी। वेसिलना मर गई। जाओ, ओलिफियस और एडेलिन को बचाओ। चपटी छाती वाली लोली बहुत अनुभवी थी और उसने तुरंत ही छोटे छोटे वाक्यों में स्थिति समझा दी। ओलिफियस ठीक है, एडेलिन कहाँ है? मुझे याद है कि वह ओलिफियस के पीछे थी। इतना कहते ही हेलेन भी जाग गई। चेन रुई। इस क्षण चेन रुई के मन में एक चेतावनी का संकेत उभरा। उसी समय हेलेन और लालारिया के उद्गार गूंज उठे, सावधान। ये देखकर कि विशाल भंवर एक भयानक चेहरे में बदल गया था, रक्तलाल निगाहों ने चेन रुई को मजबूती से जकड़ लिया। चेन रुई कुछ प्रतिक्रिया दे पाता इससे पहले ही उसने अपनी ओर बढ़ती हुई आत्मिक शक्ति की एक भयानक लहर का अनुभव किया। उसे लगा जैसे उसके मन में एक नुकीला शंकु घुसा दिया गया हो और अवर्णनीय पीड़ा तुरंत उसकी आत्मा में फैल गई। उसकी पूरी चेतना मानो चकनाचूर हो गई हो। अंदर से बाहर की ओर एक जबरदस्त दबाव आया। एक क्लैक की आवाज के साथ तारा कवच सचमुच टूट गया।
आत्मा चकनाचूर। डिलोस्रो की प्रतिभा। इस आत्मा के झटके की ताकत पिछली बार डिलोस्रो के प्रेत से कई गुना ज्यादा थी। चेनरुई अचानक चौंक गया, इसलिए उसे गंभीर चोट लग गई। यदि डिलोस्रो को दूसरी ओर शैतान से लड़ने के लिए विचलित नहीं किया गया होता तो शायद वह उससे भी अधिक शक्तिशाली होता। हालांकि इस प्रहार के बाद चेहरे पर तुरंत एक जोरदार झटका लगा, जैसे कि उसे एक मजबूत झटका लगा हो। ये सुपर सिस्टम का दंड विशेष गुण था जिसमें सभी क्षति को परावर्तित करने का अवसर था। पर्पल स्टार पोल स्टार स्तर की सक्रियता दर लगभग 50% थी और परावर्तन की शक्ति हमले की शक्ति का 50-80% थी। आत्मा के टूटने की शक्ति वापस परावर्तित हुई, जो डिलोस्रो की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। इस प्रहार का असर चेनरुई के सीधे हमले से भी ज्यादा था और उसकी चेतना कुछ देर के लिए प्रतिक्रिया करने की क्षमता खो बैठी। डिलोस्रो की ज्यादातर इच्छाशक्ति शैतान से लड़ने में लगी थी और इस दुर्घटना के कारण उसका शरीर जम गया। स्वाभाविक रूप से उसका दुश्मन यह मौका नहीं छोड़ना चाहता था। एक जोरदार पतन विनाश हुआ और डिलोस्रो का अस्थि कवच टुकड़े टुकड़े हो गया। शैतान बहुत अनुभवी था। समय की शक्ति के सक्रिय होते ही अस्थि कवच के ठीक होने से पहले ही उसने एक और चोट पहुंचाई। ये प्रहार बहुत घातक था। डिलोस्रो बच नहीं सका, इसलिए उसका लावा जैसा बायां हाथ कट गया। टूटा हुआ हाथ अनगिनत टुकड़ों में बदल गया और शक्ति में बिखर गया। अस्थि कवच के पुनः संघनित होने के बाद भी टूटा हुआ हाथ ठीक नहीं हुआ। वह बस धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पुनः संघनित हो रहा था। डिलोस्रो को आंतरिक और बाह्य रूप से क्षति पहुंची, इसलिए अंततः उसकी सांसें कम होने लगीं। थोड़ी देर बाद चेनरुई अपनी आत्मा पर लगे जोरदार प्रहार से मुश्किल से ही उबर पाया था और उसे अपने मुंह और नाक पर खून सा महसूस हुआ। खुशकिस्मती से डिलोस्रो को भी जोरदार आघात लगा था, इसलिए उसके पास पीछा करने का समय नहीं था। हेलेन एक क्षण के लिए अवाक रह गई जब उसने उसके नाक और मुंह में खून देखा। तुम्हें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। हालांकि लालारिया को अक्सर परेशानियां खड़ी करना पसंद था, लेकिन वो दया और नफरत में साफ साफ फर्क करती थी। चेनरुई ने यहाँ आकर लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की थी, उसे साथ मरने नहीं देना चाहिए। आराम करो। चेनरुई ने गहरी सांस ली और स्टार पावर का इस्तेमाल करके अपनी चोट को जबरदस्ती दबाया। मैं तुम सबको यहाँ से जरूर बाहर निकाल दूंगा। भंवर में सिमटते हुए विशाल चेहरे ने एक भयंकर गर्जना की और चेहरा बदलने लगा। माथे पर लंबे सींग उगाए और रूप रंग और भी भयावह होता गया। अंतरिक्ष में अवसाद का भाव अचानक कई बार उठा। उसी समय शैतान के सामने डिलोस्रो भी बदल गया था। उसका विशाल शरीर तेजी से सिकुड़कर 2 मीटर लंबा रह गया था। वह आधा कंकाल बन चुका था। उसके पूरे शरीर पर हड्डियों के उभार थे और पीछे एक लंबी पूंछ थी। उसकी सांसें गर्म और खूनी थीं। यही रसातल शासकों का असली रूप होना चाहिए। हालांकि शरीर सिकुड़ गया था, लेकिन गति मूल विशालकाय से कहीं ज्यादा तेज थी। उस भुजा का पुनर्जनन भी तेजी से हो रहा था। पलक झपकते ही पूरी तरह ठीक हो गया। हालांकि परिवर्तन के बाद पूरे रक्त सागर की सांस काफी कम हो गई थी और लावा लगभग 2/3 कम हो गया था। ऐसा लगता है कि इस परिवर्तन के लिए मुख्य वेदी से काफी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई आश्चर्य नहीं कि डिलोस्रो ने पहले इसका इस्तेमाल नहीं किया है। खून की धुंध और दमघोंटू ऊर्जा ने शैतान को आंखें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। डिलोस्रो बिजली की तरह उसके सामने प्रकट हुआ था और उसके पंजों ने पहले से कहीं ज्यादा तेज गति से सीधा हमला किया। शैतान ने तेजी से अपने दोनों हाथ हिलाए और पंजों को जकड़ लिया। डिलोस्रो के हाथ लाल गर्म धातु जैसे चमकदार थे, जबकि शैतान के हाथ धूसर और रहस्यमयी थे। दोनों सेनाओं के बीच गतिरोध के कारण पूरा समुद्री क्षेत्र हिंसक रूप से हिल रहा था। जैसे ही शैतान अपनी ताकत बढ़ाने ही वाला था, उसे अचानक खतरे का आभास हुआ। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, डिलोस्रो की पूंछ ने उसे दूर धकेल दिया। उसकी पूंछ असल में एक हाथ जितनी लचीली थी। डिलोस्रो ने शैतान को दूर धकेलने के बाद अपने पंजे लगातार घुमाए और सैकड़ों उच्च तापमान वाली लपटें, जिनमें निराशा की सांसें थीं, उसे उल्कापिंडों की बौछार की तरह भगा रही थीं। उल्कापात ने शैतान की आकृति को घेर लिया और जोर जोर से जलने लगी। डिलोस्रो का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने अपनी बाहें मोड़ लीं और आसपास की जगह को पलट दिया, जलते हुए केंद्र के चारों ओर। तीखे पंजों ने जगह और आग को हिलाकर रख दिया। एक आकृति पीछे की ओर भागी, जो गंभीर रूप से घायल लग रही थी। डिलोस्रो का शरीर फड़क उठा और वह हवा में पीछे हटती हुई आकृति के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने कोई घातक प्रहार करना चाहा, उसे लगा कि सामने आकाश में ठंडी आंखों का एक जोड़ा किसी विशेष शक्ति के साथ प्रकट हो गया है। वह रुक गया। डिलोस्रो ने तुरंत प्रतिक्रिया दी तो उसने पाया कि आकाश में आंखें गायब हो गई थीं। ये बस एक भ्रम लग रहा था, लेकिन निशाना बनाए जाने का संकट का एहसास तो था ही। शैतान उसे ठंडी निगाहों से देख रहा था। इस समय शैतान के शरीर पर एक काला कवच था। उसका पूरा शरीर काला, बर्फीला और ठंडा लग रहा था। अगले ही पल डिलोस्रो के कंधे पर एक हाथ रखा गया और वह एक जबरदस्त बल के साथ अनायास ही हवा में उड़ गया।
इससे पहले कि वह अपना शरीर स्थिर कर पाता, नीचे वे ठंडी आंखें दिखाई दीं और एक घूंसा उसके पेट पर लगा। इस प्रहार में किसी तरह की भेदने वाली शक्ति थी। हालांकि पेट पर सिर्फ मुट्ठी का हल्का निशान था, लेकिन हड्डी के कवच का पिछला हिस्सा फट गया। डिलोस्रो ने घुरघुराहट की और अनजाने में अपने पंजे घुमाए, लेकिन शैतान ने उसका पंजा पकड़कर उसे बाहर फेंक दिया। शैतान इस बार पास नहीं आया। उसके हाथ के एक झटके से काली बिजली ने डिलोस्रो को ढक लिया। फिर अनगिनत धमाके हुए और उस भयानक शक्ति ने तुरंत डिलोस्रो को पूरी तरह से डुबो दिया। शैतान साफ देख सकता था कि डिलोस्रो ने अपने शरीर को एक गेंद की तरह सिकोड़ लिया था और हड्डी का कवच लगातार मोटा होता जा रहा था, एक बड़ी गेंद जैसा लग रहा था। इस हड्डी के कवच ने पूरी मुख्य वेदी की शक्ति को एक कर दिया था। हालांकि काली बिजली ने इसे पूरी तरह से दबा दिया था, लेकिन ये हड्डी के कवच को तुरंत भेद नहीं पाए। जब तक सबसे अधिक परेशानी वाला अस्थि कवच टूटा हुआ था और मुख्य वेदी की सुरक्षात्मक शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, तब तक शैतान को विश्वास था कि डिलोस्रो को कम से कम समय में पराजित किया जाएगा। उसी समय डिलोस्रो के शरीर में डिलोस्रो के विशाल चेहरे ने एक भयानक दहाड़ लगाई और आत्मा के आघात की एक लहर जो पहले की तुलना में कहीं अधिक बेहतर थी, सभी दिशाओं से चेनरुई की ओर उन्मत्त रूप से दौड़ी। शैतान अत्यंत शक्तिशाली था और वह डिलोस्रो का नंबर 1 दुश्मन था, इसलिए शैतान से लड़ने पर ध्यान केंद्रित करने से पहले उसे चेनरुई के आंतरिक छिपे हुए खतरे से छुटकारा पाना होगा। भयानक आत्मा के टूटने के बावजूद चेनरुई फिर भी नहीं हिला। उसने जल्दी से सृजन शक्ति का इस्तेमाल करके खूनी कोकून को घोल दिया। आत्मा का झटका पलक झपकते ही आ पहुंचा था, लेकिन चेनरुई से लगभग 5 मीटर आगे जाकर रुक गया और अब आगे नहीं बढ़ सका। ये पवित्र प्रकाश वस्त्र की क्षमता थी, पूर्ण अवरोध जो 5 मीटर व्यास का एक सुरक्षात्मक बल क्षेत्र बना सकती थी। ये किसी भी प्रकार या तीव्रता के हमले से रक्षा कर सकती थी, लेकिन ये केवल 10 सेकंड तक ही चल सकती थी और वह हिल भी नहीं सकता था। पलक झपकते ही 10 सेकंड बीत गए, लेकिन खूनी कोकून का एक छोटा सा हिस्सा अभी भी नहीं पिघला था। इस बार यह एक लक्ष्य हमला नहीं था, बल्कि एक एओई हमला था। अगर वह इस समय मिरर बॉडी या डेमोनिक फ्लाइज ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता तो वह बच सकता था, लेकिन हेलेन और लालारिया इस हमले में निश्चित रूप से नष्ट हो जाते। पहाड़ की तरह अडिग भयानक आत्मिक आघात का सामना करते हुए चेनरुई ने दांत पीस लिए और कराह उठा। आसपास का स्थान अचानक जम गया, एक अवरोध बन गया। ये वह सुरक्षा थी जिसे उसने महिमा के टॉवर की शक्ति के साथ मिलकर सक्रिय किया था। अगर यह एक सामान्य हमला होता तो अस्थिर पर्वत जैसा इसे रोक और मोड़ सकता था, लेकिन डिलोस्रो की शक्ति उससे कहीं ज्यादा थी। इसके अलावा उसके पास अंतरिक्ष प्रतिभा भी थी। पूरा जमी हुई जगह जोर से कांप उठी, अनगिनत दरारें पड़ गईं, लेकिन वे तुरंत नहीं फटीं। चेनरुई पहले से ही गंभीर रूप से घायल था। इस बार न सिर्फ उसकी नाक से बल्कि उसकी आंखों और कानों से भी खून बह रहा था। सौभाग्य से इस देरी के बाद लालारिया और हेलेन पर लगे खूनी कोकून पूरी तरह से घुल गए थे और दोनों लड़कियों को टॉवर ऑफ ग्लोरी में रखा गया था। लगभग अगले ही पल अस्थिर पर्वत का सुरक्षा घेरा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। भयानक आत्मिक आघात से चेनरुई का शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। दरअसल वह अनगिनत बिखरी हुई मक्खियों में बढ़ गया। उसने इस प्रहार से बचने के लिए ईश्वर भक्षी मुखौटे की शक्ति का इस्तेमाल किया। मक्खियां खूनी कोकूनों की ओर उड़ गईं। लालारिया के अनुसार एडेलिन ओलिफियस के पीछे थी और वह स्थान बहुत पीछे था, इसलिए यह उचित ही था कि उसे निगला नहीं जाना चाहिए था। अनुमानित सीमा तय करने के बाद चेनरुई को आखिरकार वह खूनी कोकून मिल गया जिसमें एडेलिन कैद थी। इस समय राक्षसी मक्खियों के परिवर्तन की कौशल अवधि समाप्त हो चुकी थी और उसका शरीर मानव रूप में वापस आ गया था। इससे पहले कि वह स्थिर रह पाता, डिलोस्रो का सोल शॉक फिर से आ धमका। इस बार अनगिनत सोल शॉक एक में विलीन हो गए और अभूतपूर्व शक्ति से हमला किया। चेनरुई का शरीर तुरंत पारदर्शी हो गया और यह अत्यंत शक्तिशाली आत्मा का झटका दर्पण के प्रकाश से टकराया और वापस अपवर्तित हो गया। दर्पण शरीर, इस प्रतिबिंब से हुई क्षति पिछले प्रतिबिंब से कई गुना ज्यादा गंभीर थी। डिलोस्रो की कठोर दहाड़ में उसके चेहरे की आकृतियां धुंधली हो गईं और मूल भंवर आकार में लौट आईं। टीएल, क्या चेनरुई पहले अंदर से डिलोस्रो को खत्म कर देगा? अध्याय 1076 अंतिम परिणाम। इस समय चेनरुई को एडलिन का खूनी कोकून मिल गया था और जल छाया मोती की रोशनी ने नाग लड़की को धीरे धीरे होश में ला दिया। चेनरुई की शक्ल देखकर उसने आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन जब उसने चेनरुई के चेहरे पर खून और उसके कवच में दरारें देखीं तो उसका आश्चर्य तुरंत घबराहट में बदल गया। जब चेनरुई सृष्टि की मूल शक्ति का प्रयोग करने ही वाला था तो भंवर से अचानक एक चमकदार रक्त जैसा प्रकाश निकला जिससे हवा का तापमान तेजी से बढ़ गया। पलक झपकते ही यह अत्यंत भयावह स्तर पर पहुंच गया। अगर चेनरुई ने समय रहते एडलिन की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग न किया होता तो नागकन्या राख में बदल जाती। भंवर हिलने लगा और उसका आयतन बढ़ता गया। भक्षण शक्ति अचानक दर्जनों गुना बढ़ गई और सारे रक्तरंजित कोकून उसमें समा गए।
ऐसा लग रहा था कि चेनरुई की परावर्तित और अपवर्तित करने की क्षमता ने आखिरकार दिलोस्रो को सतर्क कर दिया। उसने हमला करने का दूसरा तरीका अपना लिया। वह नहीं जानता था कि चेनरुई अब मिरर बॉडी कौशल को सक्रिय नहीं कर सकता। हालांकि न केवल उसकी आत्मा को गंभीर क्षति पहुंची थी, बल्कि उसने बहुत अधिक स्टार पावर भी खा ली थी, इसलिए उसकी हालत काफ़ी खराब थी। जल छाया मोती समय के साथ नीला प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था, जिससे अंतरिक्ष में अंतराल नोड्स दिखाई दे रहे थे। चेनरुई ने एडेलिन का रक्तरंजित कोकून लिया और लगातार स्थान बदलता रहा। उसने भक्षण शक्ति से बचने के लिए विशेष नोड्स का उपयोग किया। साथ ही उसने रक्तरंजित कोकून को भंग करने के लिए सृजन मूल को सक्रिय किया। हालांकि ये स्थान दिलोस्रो का राज्य था। पलक झपकते ही फैलते भंवर ने उसकी गति को रोक दिया। अभी उस खूनी कोकून को सुलझने में कम से कम 1 मिनट बाकी था। आते हुए भंवर को देखते हुए बहुत देर हो चुकी थी। अगर वह एडेलिन को छोड़कर तुरंत स्टारगेट का इस्तेमाल करके निकल नहीं जाता तो उसे निगल लिया जाएगा। चेनरुई एडेलिन में एक विशेष संवेदन प्रतिभा थी, इसलिए वह इस खतरे के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती थी। एडेलिन, मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो। चेनरुई ने खूनी कोकून में सृजन शक्ति बढ़ाते हुए अपना सिर हिलाया। याद है जब हम काला सागर में थे? तब भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा था, आज तो और भी। एडेलिन ने अपने होंठ काटे और सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने आंसू रोक लिए, इस डर से कि कहीं उसका ध्यान भंग न हो जाए। तेजी से निकट आते भंवर को देखते हुए और भयानक फाड़ने और भक्षण करने वाली शक्ति को महसूस करते हुए चेनरुई का मन किसी कारण से असामान्य रूप से शांत लग रहा था। लैम्बोस्ट, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर हम इस भंवर में प्रवेश करते हैं तो क्या होगा? लैम्बोस्ट की आवाज़ जल छाया मोती से आई। तुम्हारा सब कुछ निगल लिया जाएगा, विश्वास, जीवन, आत्मा। यदि यह व्यक्ति मेरी आस्था शक्ति और जीवन शक्ति को खा जाए तो क्या वह उसे अपने उपयोग के लिए पचा पाएगा? ये तो बस एक अवतार है। इसमें बस इतनी ही शक्ति है जिसे अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो क्या उसके खाने की कोई सीमा है? ज़रूर होगा। लैम्बोस्ट को पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि चेनरुई क्या करना चाहता है और वह चौंक गया। यह विचार बेवकूफ़ी भरा और पागलपन भरा है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम? लगता है कि यह निश्चित करने में बहुत देर हो चुकी है। विशाल भक्षण शक्ति ने चेनरुई को लपेट लिया था। उसी समय चेनरुई का शरीर बैंगनी प्रकाश से भर गया, जिससे ब्रह्मांड के तारों का आभास हो रहा था। आसपास की शक्ति 2 जोड़ी तारा पंखों में एकत्रित होकर उसे और एडेलिन को लपेट रही थी। मुख्य वेदी के समुद्री क्षेत्र में काली बिजली और भी तेज होती जा रही थी और दिलोस्रो को लपेटे हुए हड्डी का गोला पहले ही टुकड़ों में बिखर चुका था। मुख्य वेदी की पूरी सुरक्षा शक्ति को पूरी तरह से नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगा। मुख्य वेदी की सुरक्षा के बिना इस निराशा के स्वामी के अवतार को खत्म करना बहुत आसान होता। रिचर्ड ने दिलोस्रो के शरीर में प्रवेश करने का कारण निश्चित रूप से जोखिम उठाना था, लेकिन दिलोस्रो के बाद के परिवर्तन की ताकत को देखते हुए रिचर्ड के पास कोई मौका नहीं था। सौभाग्य से अनुबंध अब गायब नहीं हुआ है। रिचर्ड अभी भी जीवित होना चाहिए और बहुत संभव है कि उसे दिलोस्रो ने किसी खास जगह पर कैद कर रखा हो। जब तक दिलोस्रो मारा जाता है, रिचर्ड को बचाया जा सकता है। ये बचाव स्वाभाविक रूप से सृष्टि की उत्पत्ति प्राप्त करने के लिए था। सट्टेबाजी युद्ध समझौते के अनुबंध नियमों के अनुसार सृजन मूल प्राप्त करने के बाद 3 महीने की अवधि अपरिवर्तित रहेगी। 1 महीने से ज्यादा समय के बाद वह रिचर्ड को मारकर डार्क डिवाइनिटी टेम्पल योजना की सबसे बड़ी बाधा को दूर कर सकता है। इसे एक पत्थर से 2 शिकार कहा जा सकता है। इस क्षण हड्डी का गोला अचानक कांप उठा और वे बिजलियां सचमुच पीछे हट गईं। फिर हड्डी का गोला धीरे धीरे फूल गया। शैतान जानता था कि दिलोस्रो के पास अभी भी कुछ मारक क्षमताएं हैं, इसलिए उसने जल्दी से अपना ध्यान केंद्रित किया। हालांकि सूजी हुई हड्डी का गोला धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। अपनी मूल अवस्था में आने से पहले वह अचानक फूल गया। उसका आकार पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। टकराना। दिलोस्रो को लपेटने वाली हड्डी की गेंद वास्तव में अपने आप ही टूट गई, जिससे उसके अंदर का लावा जैसा शरीर दिखाई देने लगा। और भी हैरानी की बात यह थी कि सूजन रुकी नहीं। दिलोस्रो के शरीर में तरह तरह की बेकाबू और अजीबोगरीब हरकतें होती रहीं, मानो कोई गुब्बारा लगातार फुला और पिचका रहा हो। शक्ति की सांसें अव्यवस्थित हो गईं। ओह नहीं! शैतान के चेहरे का भाव बदल गया जब उसने अचानक चेनरुई के बारे में सोचा, जो पहले दिलोस्रो के मुंह में घुस गया था। प्रतिक्रिया करने के बाद शैतान बिना किसी हिचकिचाहट के लगातार अपने हाथ हिलाता रहा। सांपों के पैटर्न जैसे विशेष चिन्ह धीरे धीरे वार की दिशा के साथ स्पष्ट होते गए। ठंडी आंखें बदलने लगीं, सांपों या विशाल ड्रैगन जैसी विशिष्ट खड़ी पुतलियां बनने लगीं। पूरी मुख्य वेदी की ज्वाला की गर्मी की जगह ठंडी सांसों ने ले ली और लहराता और उबलता लावा तेजी से जम गया। वह जमा हुआ नहीं था, बल्कि एक और विचित्र नीला क्रिस्टल था जो रत्न के समान प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। दिलोस्रो का शरीर आश्चर्यजनक रूप से फूल गया था।
साफ था कि वह उसे दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा था। शैतान की आंखों में रोशनी चमक उठी और वह अपने हाथ तेजी से हिलाने लगा। उसके हाथ धुंधले हो गए और सांप के आकार के चिन्ह चमकते हुए डिलोस्रो के शरीर पर दिखाई देने लगे। यह अनगिनत घने अक्षरों जैसा था। निराशा के देवता का उबलते लावा जैसा शरीर तेजी से क्रिस्टल में बदल गया। शैतान का चेहरा भी क्रिस्टल जैसी नीली रोशनी की एक परत से ढका हुआ था और जमी हुई रोशनी एक मुखौटे जैसी थी। ईश निंदा पाप। शैतान के तेज तेज लहराते हाथ रुक गए और उसकी उंगलियां आपस में जुड़ गईं। एक शानदार शक्ति फूट पड़ी और वे सांप के आकार अचानक डिलोस्रो के शरीर में नीली दरारों की तरह धंस गए। अगले ही पल ये पैटर्न असली दरारों में बदल गए, जिससे डिलोस्रो के पूरे शरीर पर दरारें पड़ गईं। शैतान के चेहरे के कोनों में भी बारीक दरारें पड़ गईं। यह एक शक्तिशाली चाल थी, लेकिन उसे इसकी अच्छी खासी कीमत भी चुकानी पड़ी। पहले तो उसने सोचा कि उस रिचर्ड की ताकत जीतने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए वह लगातार लड़ता रहा। लेकिन अब जब अचानक परिवर्तन हो गया है, तो वह अब और चुपचाप नहीं देख सकता था। लगभग उसी समय जब डिलोस्रो का शरीर टूटा, निराशा के देवता के अवतार ने एक जबरदस्त दहाड़ मारी। उसकी आंखों और मुंह से अचानक एक तेज बैंगनी रोशनी चमक उठी। ईशनिंदा पाप से विभाजित शरीर के टुकड़े भी इस चमकदार बैंगनी तारों की रोशनी के साथ फट गए, जो तुरंत फैल गया। तारों की रोशनी में दो क्षेत्र विशेष रूप से आकर्षक थे। उस क्षेत्र में बड़े और छोटे तारे एक पैटर्न बनाते थे जो एक निश्चित अर्थ दर्शाता था। एक पंख फैलाए हुए फीनिक्स पक्षी जैसा था और दूसरा इंद्रधनुष जैसा। आंतरिक और बाह्य दबाव के आगे डिलोस्रो का शरीर अब और नहीं सह सका। टूटे हुए टुकड़े तुरंत नष्ट हो गए। हवा में एक हल्की उग्र गर्जना हुई, ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे ही डिलोस्रो गायब हुआ, आकाश में दबे लाल बादल तुरंत छट गए और आसपास की घुटन भरी गर्मी गायब हो गई। केवल उदास ठंडक रह गई जिसने सब कुछ सील कर दिया। जब शैतान ने ईशनिंदा पाप को सक्रिय किया, तो उसके चेहरे पर जमी नीली रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई और आंखों के कोनों पर दरारों के निशान खून के निशान में बदल गए, जो जल्दी से उसकी त्वचा में गायब हो गए। हवा में एक आकृति जमे हुए समुद्र पर गिर पड़ी। वह आधा घुटनों के बल बैठा था और सांस लेने के लिए तड़प रहा था। उसके शरीर के चारों ओर फैली तारों की रोशनी बिना किसी निशान के गायब हो गई थी और उसकी छद्म देवी स्तर की सांस भी अर्ध देवी स्तर की हो गई थी। उसके चेहरे पर ढेर सारे खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे जो अभी तक सूखे नहीं थे और अनगिनत भयानक घाव थे। शैतान की आंखें विशेष रूप से ठंडी थीं, लेकिन अंततः उसने सिर हिलाकर कहा, तुम जीत गए। अनुबंध का निर्णय सबसे उचित था। शैतान की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। उसने तुरंत एक भयंकर मारक चाल चली और डिलोस्रो को चकनाचूर कर दिया, लेकिन असली घातक अंतिम प्रहार तो अंदर से प्रतिद्वंद्वी द्वारा किया गया बैंगनी तारों वाला हमला था। शैतान के लिए ऐसा नतीजा अकल्पनीय था। ये रिचर्ड अविश्वसनीय है। जाहिर है उसकी ताकत बहुत कम है और वह मेरे स्तर का भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह मुझसे आगे निकल गया और डिलोस्रो के अवतार को पहले ही खत्म कर दिया। चेन रूई हौंफते हुए खड़ा हो गया। जैसे ही वह बोलने वाला था, उसकी छाती में जकड़न महसूस हुई। उसने कई बार खांसी की और खून का रिसाव हुआ। इस बार उसके कान और नाक से फिर से खून बहने लगा। चेन रूई ने लापरवाही से उसे अपने हाथों से पोंछा, जबकि शैतान ने ठंडे स्वर में पूछा, वास्तव में आप कौन हैं? यह अनुबंध पर स्पष्ट रूप से लिखा है, रिचर्ड। चेन रूई मुस्कुराया। भले ही तुम छिपने की कोशिश करो, मैं अभी भी उस विशेष शक्ति को महसूस कर सकता हूं। शैतान की निगाहें और भी भयंकर होती गईं, न केवल सृष्टि का मूल बल्कि लगभग पूर्ण विनाश का मूल भी। चेन रूई का दिल धड़क उठा। शैतान ने सचमुच विनाश की जड़ को पहचान लिया। फिर चांदी के बक्से का राज। शैतान ने चेन रूई के मिजाज को साफ तौर पर भांप लिया था और वह मन ही मन और भी निश्चिंत हो गया। जब तुमने उस तरह का त्रिकोणीय हमला किया, तो तुमने सृजन और विनाश को एक कर दिया था। हालांकि शक्ति अभी भी बहुत कमजोर है, मैंने इस तरह का हमला सिर्फ किसी इंसान से ही देखा है। कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, तो मुझे तुम्हारी आत्मा की शक्ति बहुत खास लगी। इतना कहते ही शैतान की नज़र चेन रूई की छाती से लटके जल छाया मोती पर पड़ी। और हाँ, जल तत्व दूत ने तुम्हें जल तत्व हृदय भी दिया है। हम्फ। चेन रूई हैरान रह गया और आखिरकार उसे समझ आ गया। तात्विक हृदय। जल छाया मोती वास्तव में एक तात्विक हृदय है। खैर, मैं अपनी हार मानता हूँ। शैतान ने सिर हिलाया। पता चला कि मैं सचमुच गलत था। तुम वाकई एक पुराने दोस्त हो। ये तो कमाल की बात है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे सामने इस तरह दोबारा आ पाओगे। फिर देखता हूं कि 10 साल में तुम कितना कुछ ठीक कर पाते हो। पुराना दोस्त। चेन रूई थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया। लगता है शैतान ने इसे चांदी के डिब्बे से नहीं जोड़ा, पर लगता है उसने कुछ गलतफहमी की है। हालांकि चेन रूई निश्चित रूप से स्पष्टीकरण नहीं देगा। इस तरह की गलतफहमी अब उसके लिए निश्चित रूप से फायदे से ज्यादा नुकसानदेह थी। जो भी मेरे रास्ते में आएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, यहां तक कि तुम भी।
शैतान ने उंगली उठाई, तुम्हारा जीवन और आत्मा मेरे लिए शिखर पर पहुंचने के लिए सबसे अच्छा बलिदान होगा। मैं उस पल का इंतजार कर रहा हूं जब 10 साल बाद मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। वह एहसास पूरी दुनिया को खत्म करने से भी ज्यादा खूबसूरत हो सकता है। ऐसा कहने के साथ ही शैतान की आकृति धीरे धीरे लुप्त हो गई और चेन रुई के पैरों के नीचे का ठोस क्रिस्टल पिघलने लगा। डिलोस्रो और मुख्य वेदी के विनाश के कारण लाल बादल और लावा दोनों गायब हो गए, जबकि आसपास का समुद्री क्षेत्र सामान्य हो गया। अचानक चेन रुई को कुछ महसूस हुआ और उसने आश्चर्य से अपनी छाती पर लटके जल छाया मोती को उतार दिया। उसने गोल नीले मनके पर एक आकर्षक दरार देखी। जल तत्व का हृदय टूट गया था। अच्छा, एलिमेंटल हॉट की मरम्मत तो हो सकती है ना? क्या शैतान ने सोचा था कि वह पायथन है या कोई और? इसका मतलब है कि पायथन उसके आगे 10 साल बाद ही झुकेगा। अध्याय 1077 हृदय। चेन रुई हैरान रह गया। उसने शीलांग पर्वत पर हुए युद्ध का अनुभव किया था और वह अच्छी तरह जानता था कि लैम्बोस्ट के लिए इस जल छाया मोती का क्या मतलब है। तात्विक हृदय तात्विक राजा का मूल था जो मानव हृदय के बराबर था। तात्विक हृदय के टूट जाने पर शक्तिशाली तात्विक राजा भी 7 दिनों के भीतर पूरी तरह से नष्ट हो जाता था। यद्यपि इस मुख्य विमान का तत्व राजा वास्तव में नहीं मरेगा, लेकिन जल तत्व राजा को पुनः बनाने में हजारों वर्ष या उससे भी अधिक समय लगेगा। जिस क्षण लैम्बोस्ट उसके साथ क्रिम्सन डबल टीथ सी एरिया में आया था, चेन रुई ने मन ही मन जल तत्व राजा को अपना सच्चा दोस्त मान लिया था। चूंकि लैम्बोस्ट ने जानबूझकर किसी प्रकार की ढाल शक्ति सक्रिय की थी, इसलिए उसे कभी पता ही नहीं चला कि जल छाया मोती जल तत्व का हृदय था। डिलोस्रो द्वारा रूपांतरित भंवर में गिरते ही स्टार गार्जियन विंग्स से आवृत चेन रुई ने आखिरकार एडेलिन के रक्त कवच को पूरी तरह से तोड़ दिया और नागकन्या को सफलतापूर्वक टावर ऑफ ग्लोरी में पहुंचा दिया। पूर्ण शक्ति के अधीन कोई संयोग नहीं होता। दरअसल एडेलिन के बिना भी उसे इस असली परीक्षा का सामना करना ही होगा। इसके तुरंत बाद उसका सामना एक भयानक युद्ध से हुआ जिसमें अंतहीन भक्षण, अंतहीन विस्फोट, अंतहीन निराशा और आत्माओं का अंतहीन विभाजन था। उसकी सारी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। अभी तक वह उस युद्ध की स्थिति का वर्णन नहीं कर पाया था। उसे बस इतना याद था कि जब वह कई बार लगभग गिर पड़ा था, तब वह अपनी शेष चेतना की रक्षा के लिए पूरी तरह से जल छाया मोती की शक्ति पर निर्भर था। इस जीवन या मृत्यु के क्षण में जब आत्मा विलुप्त होने के कगार पर थी, कई भावनाएं खत्म हो गईं और केवल सहज ज्ञान ही शेष रह गया। सहज बोध से प्रेरित होकर नक्षत्रों की शक्ति का उपयोग करके मारक चाल रचने का पहले से असफल विचार वास्तव में स्पष्ट हो गया। जल छाया मोती के मार्गदर्शन ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नक्षत्रों की शक्ति से युक्त आकाशगंगा शक्ति समुद्र की लहरों की तरह फूट पड़ी और ऊंट की पीठ तोड़ने वाला आखिरी तिनका बन गई। डिलोस्रो उस गुब्बारे की तरह था जो फटने ही वाला था। चेन रुई की घातक चाल ने आखिरकार उसे फटा दिया। हालांकि शैतान की प्रतिक्रिया तेज थी, फिर भी वह चेन रुई से आधा कदम पीछे था और शर्त समझौते में हार गया। सच कहूं तो शैतान की ताकत वाकई डिलोस्रो के अवतार से ज्यादा थी, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था कि वह अपनी आखिरी चाल बचा रहा था, बल्कि इसलिए था क्योंकि मुख्य वेदी की सुरक्षात्मक शक्ति पहले से ही मौजूद थी। अपनी पूरी ताकत के बावजूद वह डिलोस्रो के शरीर को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सका, यहाँ तक कि डिलोस्रो की बाँह काटने वाले पतन विनाश और कट के 2 वार भी चेन रुई द्वारा डिलोस्रो के शरीर में प्रवेश करने के बाद ही मिले थे। चेन रुई के प्रति शैतान की घृणा भी उसकी असफलता का एक कारण थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उसकी यह मानसिकता थी, क्योंकि उसके पास अपार शक्ति थी। चेन रुई न तो शैतान का मुकाबला कर सकता था और न ही डिलोस्रो का। हालांकि ये कम आंका गया छोटा सा पात्र ही अंतिम विजेता बना। अगर डिलोस्रो में चेन रुई का विस्फोट न होता, जिससे अपचनीय शक्ति के अवशोषण के कारण सुरक्षात्मक अस्थि कवच पूरी तरह से नष्ट हो जाता, तो शैतान का ईशनिंदा पाप भी डिलोस्रो को एक ही वार में नहीं मार पाता। चेन रुई अपनी कमजोर ताकत के बावजूद डिलोस्रो को हराने और मारने में अकल्पनीय रूप से सक्षम था। ये कहा जा सकता है कि वाटर शैडो पर्ल, जिसे जल तत्व राजा लैम्बोस्ट भी कहा जाता है, ने इसमें अहम भूमिका निभाई, लेकिन अब ये जल तत्व हृदय वास्तव में टूट चुका था। चेन रुई ने अपनी शक्ति को कमजोर ढंग से निर्देशित किया और समुद्र पर तैरने लगा। प्रकाश टिमटिमाया और उसने जल तत्व राजा और अन्य को महिमा के टॉवर के अंतरिक्ष से मुक्त कर दिया। लगता है डिलोस्रो का अवतार और मुख्य वेदी नष्ट हो गए हैं। जल छाया मोती वास्तव में बहुत पहले ही टूट गया था। उस क्षण से टॉवर ऑफ ग्लोरी में लैम्बोस्ट बाहरी दुनिया को देखने में असमर्थ हो गया था। बाहर आने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि आसपास का जल तत्व सामान्य हो गया है। जैसे ही लैम्बोस्ट ने कहा, मौलिक हृदय नीली रोशनी में बदल गया और उसके शरीर में डूब गया। फिर सभी के पैरों के नीचे का समुद्र तेजी से जमने लगा। पलक झपकते ही लगभग 50 मीटर की त्रिज्या वाला एक आइसलैंड, जिसका केंद्र लैम्बोस्ट था, दृष्टि में आ गया। लैम्बोस्ट का शरीर भी धीरे धीरे उसके पैरों से शुरू होकर जमने लगा और यह जमाव नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से ऊपर की ओर फैलने लगा।
हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह बदलाव क्या दर्शाता है। चेन रुई ने साफ महसूस किया कि लैम्बोस्ट की सांसें तेजी से कमज़ोर हो रही थीं। वह उदास और चिंतित दोनों था, लेकिन उसकी चोटें पहले से ही गंभीर थीं। उसे चक्कर आने लगा क्योंकि उसके चेहरे से फिर से खून बहने लगा था। लैम्बोस्ट ने उदासीनता से कहा, आपकी आत्मा को इतनी गंभीर चोट पहुंची है कि सृजनपोत की शक्ति भी उसे नहीं भर सकती। मैं अभी मरा नहीं हूं। चेन रुई ने जख्म को दबाते हुए लैम्बोस्ट की आंखों में देखा, लेकिन तुम तो मरने वाले हो। भले ही तत्व का विनाश ऊर्जा रूपांतरण का ही एक रूप हो, लेकिन जिस लैम्बोस्ट को मैं जानता हूं, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरे अस्तित्व पर दुखी होगा। लैम्बोस्ट ने सिर हिलाया, तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल इसका तुमसे कोई सीधा संबंध नहीं है। कोई भी एलिमेंटल किंग उनके जैसे दुश्मनों के सामने मेरे जैसा ही चुनाव करेगा। लैम्बोस्ट। चेन रुई को अचानक कुछ सूझा और उसने जल्दी से गोदाम से मुट्ठी भर अजीबोगरीब फल निकाले। मैंने एक बार मूर के पृथ्वी तत्व हृदय की मरम्मत में मदद की थी। अब भी मेरे पास रेक्विम फल और पृथ्वी स्रोत है। क्या इससे तुम्हारे तत्व हृदय को ठीक होने में मदद मिलेगी? रेक्विम फल। लैम्बोस्ट ने आश्चर्य से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ होगा। और भी अप्रत्याशित बात यह है कि तुमने मूर के एलिमेंटल हॉर्ट की मरम्मत में मदद की। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी उसके साथ इतनी गहरी दोस्ती है। मैं सोच सकता हूं कि इन दोनों को पाने में तुम्हें कितनी मेहनत लगी होगी। हालांकि मैंने तुम्हें पहले एलिमेंटल हॉर्ट इसलिए दिया था ताकि मैं तुम्हें सील कर सकूं। बकवास बंद करो। चेन रुई चिल्लाया और लैम्बोस्ट को बेरुखी से टोका, लेकिन उसके शरीर पर घाव के कारण उसने दर्द से अपने दांत पीस लिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या ये दो चीज़ें आपके लिए उपयोगी हैं। हालांकि मैं संशयवादी और पाखंडी हूं, जैसा आपने कहा, मैं इस तरह विनाश नहीं चाहता। इस स्वर से लैम्बोस्ट हंस पड़ा। रेक्विम फल स्वतः ही चेन रुई के हाथ से छूट गया, रस की एक धारा में बदल गया और इस छोटे से आइसलैंड में रिस गया। रेक्विम फल निस्संदेह जादुई है। मेरे मूल हृदय में जो आत्मा विलीन होने वाली थी, वह फिर से जुड़ने लगी है। लेकिन मैं पृथ्वी तत्व राजा नहीं हूं, इसलिए पृथ्वी स्रोत का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मुझे फैंटम आइस स्प्रिंग नामक एक द्रव की आवश्यकता है, तभी मैं मूल हृदय की दरारों को ठीक कर सकता हूं। दुर्भाग्य से मुझे नहीं पता कि फैंटम आइस स्प्रिंग कहाँ है। जब तक यह इस दुनिया में मौजूद है, इसे ढूंढने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा। अगर आप सिर्फ रेक्विम फल का इस्तेमाल करेंगे तो कब तक टिक पाएंगे? समय के अनुसार मूर का तात्विक हृदय विदारण उस समय होना चाहिए था जब वह पृथ्वी छाप स्वीकार करने के लिए डीप ब्लू पैलेस आया था। इससे पहले उसे जल मूल अंश का आभास भी नहीं हो पाया था। या यूं कहें कि उस समय वह केवल पृथ्वी तत्व का राजा था, पृथ्वी तत्व का संदेशवाहक नहीं, इसलिए वह कई क्षमताओं को सक्रिय नहीं कर सकता। जहां तक मेरी वर्तमान स्थिति का सवाल है, अभी अभी मिले रिक्विम फल का प्रभाव स्पष्ट है। अगर आप पिछली बार परम प्रकाश तत्व की उपचार शक्ति को भी सक्रिय कर सकें, तो इस जल तत्व से अत्यधिक समृद्ध समुद्र में मैं लगभग 5 वर्षों तक जीवित रह सकता हूं। चेन रुई ने राहत की सांस ली। हालांकि 5 साल कोई लंबा समय नहीं था, कम से कम अब लैम्बोस्ट को विनाश का खतरा नहीं होगा। जैसे ही उसने दिव्य उपचार सक्रिय किया, उसके सिर पर तुरंत कांटों का मुकुट प्रकट हो गया। दिव्य उपचार के प्रभाव से लैम्बोस्ट की गिरती सांसें धीरे धीरे स्थिर हो गईं। न केवल लैम्बोस्ट और चेन रुई की चोटें, बल्कि लालारिया, हेलेन और एडेलिन भी जल्दी ठीक हो गईं। लैम्बोस्ट, 5 साल के भीतर मैं निश्चित रूप से यहाँ फैंटम आइस स्प्रिंग के साथ आपसे मिलूंगा। लैम्बोस्ट ने इस वाक्य में निहित दृढ़ता देखी। पिछले शब्दों के विपरीत वह चुपचाप चेन रुई को देखता रहा, ठंड को धीरे धीरे अपने सिर पर छाने दिया। उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे बुझ गई और एक पूरी बर्फ की मूर्ति में बदल गई। इस समय दिव्य उपचार का प्रकाश भी गायब हो गया। चेन रुई को अचानक तेज चक्कर आया, मानो उसकी लगभग टूटी हुई आत्मा उसके शरीर से बाहर आने वाली हो। हालांकि कांटों के मुकुट की शक्ति बहुत प्रबल थी, फिर भी उसकी अपनी सीमाएं थीं। दिव्य उपचार सर्वशक्तिमान नहीं था। इस बार चेन रुई के घाव बहुत गंभीर थे। बाहरी घाव गौण थे क्योंकि वे दिव्य उपचार की क्रिया से पूरी तरह स्थिर हो गए थे। उसके पूरी तरह ठीक होने में बस कुछ ही समय बाकी था। हालांकि आत्मा को जो गंभीर क्षति हुई, वह दिव्य उपचार के उपचार की सीमा से कहीं ज्यादा थी। अंततः वह डिलोस्रो के शरीर के भीतर जीवन और मृत्यु के कगार पर आमने सामने की लड़ाई लड़ता रहा। कोई नहीं जानता था कि उसने कितनी बार आत्मा के टूटने के भयानक प्रभाव को झेला। अगर जल तत्व हृदय की सुरक्षा न होती तो उसका बच पाना लगभग असंभव था। अब जबकि वह कठिन संघर्ष के बाद जीत गया था और लैम्बोस्ट की स्थिति को स्थिर कर दिया था, तो उसकी तनावपूर्ण नसें अंततः शांत हो गई थीं। इस शिथिलता के साथ भारी दबाव में टिके रहने की उसकी इच्छाशक्ति तुरंत ही टिके रहने की प्रेरणा खो देती है। वह अब और टिक नहीं सका और तीनों महिलाओं के चिल्लाने के बीच गिर पड़ा। लालारिया की शक्ति सबसे प्रबल थी। दिव्य उपचार के बाद उसकी चोटें लगभग ठीक हो गई थीं,
लेकिन उसकी शारीरिक शक्ति और आत्मिक शक्ति अभी तक बहाल नहीं हुई थी। उसकी प्रतिक्रिया अत्यंत तीव्र थी। वह तुरंत चेन रुई के सामने प्रकट हुई और उसके गिरे हुए शरीर को थाम लिया। चून की चपटी छाती वाले लोली का वर्तमान रूप बहुत छोटा था, वह उसे केवल उठाकर धीरे से जमीन पर लिटा सकती थी। यह आदमी बेहोश हो गया है, लेकिन लगता है उसकी हालत ठीक नहीं है, लालारिया ने भौहें चढ़ाईं। मैं देखूंगी। एडेलिन जल्दी से वहां पहुंची और चेनरुई की कनपटी पर दोनों हाथ रख दिए। जैसे ही उसे कुछ समझ आने लगा, नागकन्या जन्मजात ही तीव्र अनुभूति क्षमता के साथ पैदा हुई थी। खासकर मृग तृष्णा की जादुई शक्ति प्राप्त करने के बाद आत्मा के प्रति उसकी अनुभूति और भी बेहतर हो गई थी। एक पल के एहसास के बाद एडेलिन के चेहरे के भाव बदल गए। अरे नहीं, उसकी आत्मा टूटने की कगार पर है। लालारिया, उसे बचाने का कोई रास्ता निकालो। मेरे पास उसे ड्रैगन द्वीप ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं है, ये देखने के लिए कि क्या पिताजी कुछ कर सकते हैं, लेकिन ड्रैगन द्वीप यहाँ से बहुत दूर है। मुझे डर है कि वह तब तक नहीं टिक पाएगा। एडेलिन सदमे में थी और अपना चेहरा ढंक कर रो रही थी। ये सब मेरी गलती है। अगर उसने मुझे नहीं बचाया होता। ये सिर्फ आप ही नहीं हैं। लालारिया ने उस स्थिति के बारे में सोचा जिसमें चेन रुई ने उसे और हेलेन को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी, और उसकी भावनाएं थोड़ी जटिल थीं। मैं भी उसकी जान की ऋणी हूँ। हेलेन चुप थी। वह बस आसमान की ओर देख रही थी, मानो कुछ याद कर रही हो। उसकी सुनहरी आंखों में कोमलता की एक झलक थी। ऐसा घटिया आदमी। छोटी मत्स्यांगना राजकुमारी ने आखिरकार आह भरी और धीरे धीरे चेनरुई के पास आ गई। उसकी मधुर और मार्मिक गायकी गूंजने लगी और छोटी मत्स्यांगना राजकुमारी के माथे पर लगा छोटा सा सुनहरा क्रिस्टल चमकने लगा, जिससे लालारिया और एडेलिन की आंखें रोशन हो गईं। एडेलिन, जो समुद्री जीव जनजाति से थी, को अचानक उस चीज का ख्याल आया जिसे जलपरी जनजाति सबसे अधिक प्रिय थी। उसके दिमाग में दो शब्द आए। टीएल, सायरन का दिल। अध्याय 1078, अस्तित्व का मूल्य। चेनरुई ने धीरे से अपनी भारी आंखें खोलीं और धुंधली दृष्टि धीरे धीरे स्पष्ट हो गई। उनकी पहली प्रतिक्रिया सिरदर्द थी, दूसरी प्रतिक्रिया आश्चर्य थी, क्योंकि उसकी आत्मिक शक्ति पहले से दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ गई थी। चेनरुई को साफ महसूस हो रहा था कि न सिर्फ उसकी आत्मा, बल्कि उसकी आत्मिक शक्ति भी किसी न किसी तरह से उदात्त हो गई थी और ज्यादा से ज्यादा शुद्ध होती जा रही थी। सिरदर्द का कारण कोई छिपी हुई बीमारी नहीं थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह इस नई आत्मिक शक्ति के साथ पूरी तरह से तालमेल नहीं बिठा पाया था। ये स्पष्टतः वह प्रभाव नहीं था जो साधारण प्रशिक्षण से प्राप्त किया जा सकता था। ऐसा कैसे? डिलोस्रो के साथ पिछली लड़ाई में मेरी आत्मा को बहुत कष्ट हुआ था। यहाँ तक कि कांटों के मुकुट की उपचार शक्ति भी उसे ठीक नहीं कर सकी। अजीब बात यह है कि मैं अब भी बैंगनी ध्रुव तारा सम्राट हूँ, कोई उन्नति नहीं हुई है। क्या तुम जाग रही हो? एडलिन की आवाज़ सुनाई दी। उसकी इंद्रियां बहुत तेज थीं। हालांकि वह अभी बिस्तर पर सो गई थी, लेकिन चेनरुई के जागते ही उसे इसका एहसास हो गया। एडिलीन, चेनरुई ने अपनी कनपटियां रगड़ी और उस जाने पहचाने कमरे की ओर देखा। मैं कहाँ हूँ? मैं कब से सो रहा हूँ? ये थंडर स्नैक द्वीप है, नागा जनजाति का घर। हम कल ही यहाँ वापस आए हैं, लेकिन आपको सोए हुए 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन? चेनरुई को उम्मीद नहीं थी कि वह इतने लंबे समय तक सोता रहेगा। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। एडेलिन की आंखें थोड़ी लाल थीं। ये सब मेरी गलती है। चेनरुई ने नागकन्या की बात बीच में ही काटते हुए कहा, गलती हमारे लिए सही शब्द नहीं है। अगर तुम वापस जाते समय ऐसा कहोगी तो एथेना भी नाराज हो जाएगी। इसके अलावा वह रसातल शासक मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है, चलो इस बारे में बात नहीं करते। हेलेन और लालारिया कहाँ हैं? लालारिया थोड़ी थकी हुई है। पिछले कुछ दिनों से वह समय से दौड़ते हुए हमारा नेतृत्व कर रही है। तीसरे दिन अचानक ओलिफियस आपके पास आ गया, जिससे हम चौंक गए। हेलेन के बारे में चेनरुई जानता था कि ओलिफियस का अचानक प्रकट होना इसलिए था क्योंकि स्टार कॉन्फरिंग प्लेटफॉर्म की विलय की समय सीमा समाप्त हो गई थी, इसलिए उसे स्वतः ही मुक्त कर दिया गया था। मिस ब्लैक ड्रैगन ठीक होंगी? उसने सहजता से पूछा। हेलेन कैसी हैं? एडेलिन एक पल के लिए हिचकिचाई। वह सायरन जनजाति के रेकियम सागर क्षेत्र में वापस चली गई। चेनरुई का सिर अभी भी थोड़ा भारी था, इसलिए उसने एडेलिन की झिझक पर ध्यान नहीं दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे बिस्तर के पास पहरा दे रही थी। मैं ठीक हूँ। तुम्हें जल्दी से आराम करना चाहिए, वरना अगर तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए तो तुम सुंदर नहीं लगोगी। एडेलिन शर्मा गई और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन चेनरुई ने उसकी कनपटियां दबा दी। मेरे सिर में अभी भी थोड़ा दर्द है। मैं किसी शांत जगह में ध्यान करना चाहता हूँ। चलो थोड़ी देर सो जाओ। जब तुम अच्छी नींद के बाद उठोई तब बातें करेंगे। नाग लड़की उसके आराम में खलल नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वह जल्दी से उठी और बाहर चली गई। लगता है अब सब ठीक है क्योंकि हम यहाँ वापस आ सकते हैं, लेकिन वेसिल्ना की मौत अफसोस की बात है। चेनरुई ने एक लंबी सांस छोड़ी। वह शांत हुआ और सुपर सिस्टम में प्रवेश किया।
यद्यपि लड़ाई बहुत खतरनाक थी, फिर भी अंततः वह जीत गया। ये जीत सिर्फ दिलोस्रो के साथ लड़ाई ही नहीं थी, बल्कि शैतान के साथ शर्त भी थी। उसने अगले 10 साल जीत लिए। हालांकि शैतान ने उसे गलत समझा था और उसे अपना असली पुराना दोस्त समझ रहा था, और वह एक बहुत ही प्रतिस्पर्धी पुराना दोस्त लग रहा था। खैर, यह मुश्किल अस्थायी रूप से खत्म हो गई थी। चूंकि उसने शैतान के साथ शर्त जीत ली थी, इसलिए उसे अपना वादा पूरा करने के लिए किसी और को ढूंढना पड़ा। महाशक्ति में आकाशगंगा हमेशा की तरह विशाल और उज्ज्वल थी। चेनरुई को आभास हुआ कि संपूर्ण आत्मा के विकास के कारण आकाशगंगा की शक्ति में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं। भविष्य में प्रशिक्षण के साथ विशिष्ट लाभ क्रमशः प्रकट होने चाहिए। चेनरुई के विचार थोड़े बदल गए और वह पायथन के सामने आ गया। आकाशगंगा क्षेत्र में अजगर एक विशिष्ट अस्तित्व था। स्वामी अधीनस्थ अनुबंध के आध्यात्मिक संयोजक के रूप में चेनरुई ने उसे ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की क्षमता प्रदान की, लेकिन ये यहीं तक सीमित थी। वह वेरोनिका जैसी दैवज्ञ की तरह आकाशगंगा के किसी भी ग्रह पर एक पल में नहीं पहुंच सकती थी। आकाशगंगा दिव्य मंदिर को देखना या उसमें प्रवेश करना तो दूर की बात है। यदि वह किसी ग्रह तक पहुंचना चाहती है तो उसे अपनी शक्ति से उड़ना होगा। ब्रह्मांड इतना विशाल था और ग्रहों के बीच की दूरियां भी बहुत अधिक थीं। छद्म देव गति से भी, जिसमें सांस लेने, खाने या शारीरिक शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं था, यह एक अत्यंत लंबी यात्रा थी। चेनरुई के अचानक प्रकट होने से पायथन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और कहा, यह अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय? चेनरुई ने पूछा, ये देखते हुए कि इस शब्द का कुछ और अर्थ था। मैं जो अविश्वसनीय कह रहा हूं वह आपकी किस्मत है। पाइथन ने हल्के से कहा, मैं पहले तो अच्छे मूड में था, क्योंकि उस समय इस ब्रह्मांड की आस्था और जीवन शक्ति तेजी से क्षीण हो रही थी। मैं अपनी सहज क्षमता से संकुचन की शक्ति को भी महसूस कर सकता था कि आपकी आत्मशक्ति तेजी से क्षीण हो रही है और पतन के कगार पर है। अगर आपकी आत्मा का पतन हो जाए तो शायद मैं इस ईश्वरीय अवसर के साथ इस विचित्र ब्रह्मांड को छोड़ सकूं। दुर्भाग्य से मेरा अच्छा मूड जल्द ही चला गया। कुछ ही देर बाद आपकी आत्मा सामान्य हो जाती है और यह काफ़ी उन्नत भी हो जाती है। यह आपकी अपनी शक्ति के कारण नहीं है, ये किसी प्रकार की विशेष बाहरी शक्ति का प्रभाव होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि आपकी किस्मत अविश्वसनीय है। बाहरी शक्ति? चेनरुई ने भौहें चढ़ाईं। लैम्बोस्ट तो पहले ही जम चुका था। ऐसे में केवल लालारिया, एडेलिन और हेलेन ही मुझे मेरी आत्मा वापस पाने में मदद करने के लिए बाहरी शक्ति प्रदान कर सकती थीं। वह कौन थी? किस प्रकार की शक्ति का प्रयोग किया गया था? चूंकि तुम इस स्तर तक प्रशिक्षण ले सकते हो, इसलिए तुम्हें यह समझना चाहिए कि भाग्य भी शक्ति का ही एक हिस्सा है। चेनरुई ने इस बारे में पायथन से ज्यादा बात नहीं की। उसने सीधे मुद्दे पर पूछा, तुमने एक बार कहा था कि तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य इन 2 शर्तों में है। पहली, मैं सभी 7 कलाकृतियां इकट्ठा कर लूं। दूसरी, मैं शैतान को हरा दूं। अब दोनों शर्तें पूरी हो गई हैं। क्या मैंने सही सुना? पायथन ने तिरस्कारपूर्ण भाव से बीच में ही टोकते हुए कहा, तुमने शैतान को हरा दिया। इस बार मेरे सामने जो दुश्मन थे वे थे दिलोस्रो का अवतार, जो असली शरीर के पास था, और निराशा का मुख्य वेदी। मैं अकेले दुश्मन का सामना नहीं कर सकता था। मैंने तुम्हें पहले भी कार्रवाई करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन तुमने मना कर दिया, इसलिए मुझे शैतान मिल गया। शैतान ने चाल चलने पर सहमति जताई। चेनरुई ने हाथ फैलाए, हितों के आगे कोई भी परम शत्रु नहीं होता। शैतान और मेरा रिश्ता बहुत सहजता से बन गया। बस इस मित्र ने मुझमें सृष्टि की मूल शक्ति को पाने का लालच किया, इसलिए उसने एक अतिरिक्त शर्त का प्रस्ताव रखा। जो भी पहले दिलोस्रो को मारेगा वह 3 महीने की लड़ाई पहले ही जीत जाएगा। अंत में मैं भाग्यशाली रहा कि मैंने दिलोस्रो के अवतार को पहले मार डाला, शर्त जीत ली और शैतान के साथ 10 साल में परिणाम तय करने पर सहमति जताई। जैसा कि आपने पहले महसूस किया था, मेरी आत्मा टूटने वाली थी। यह अंतिम युद्ध में दिलोस्रो की आत्मा के टूटने के कारण हुआ था, लेकिन सौभाग्य से मुझे अपना जीवन वापस मिल गया। पायथन, मैं तुमसे बस ये पूछना चाहता हूं कि क्या तुम्हारा वादा अभी भी वैध है? आपको अंतिम शब्द जोड़ना चाहिए, तब ये ज्यादा खतरनाक लगेगा। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है? नहीं, मुझे लग रहा है कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। पाइथन के चेहरे का तिरस्कार धीरे धीरे गायब हो गया। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अगर मैं अपना वादा तोड़ दूंगा तो तुम्हारे लिए मैं अपने अस्तित्व का मूल्य खो दूंगा। कोई भी फैसला लेने से पहले मैं तुमसे एक सवाल भी पूछना चाहता हूं। क्या शैतान की तुम्हारे संपर्क में आने पर कोई विशेष प्रतिक्रिया हुई थी? यदि शत्रुता एक सामान्य भावना है तो इसमें कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं होती। जैसा कि मैंने कहा, मैं आपकी बात की सच्चाई समझ सकता हूं। पायथन ने कहा, अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो यह मेरा आखिरी वाक्य है। ठीक है। चेनरुई ने कंधे उचका दिए। शैतान शुरुआत में तो सामान्य था, लेकिन आखिर में दिलोस्रो को मारने के बाद उसका लहजा थोड़ा अजीब था। कह रहा था कि मैं उसका पुराना दोस्त हूं।
उसने तो यहाँ तक कहा कि वह 10 सालों में मुझे खत्म कर देगा और असली शिखर पर पहुँच जाएगा। अजगर थोड़ा हिला और चुप हो गया। मुझे लगता है उसने शायद कुछ गलत समझा है। चेन रुई ने अपनी भौहें उठाईं और पाइथन की तरफ देखा, जो सिर झुकाए खड़ी थी और कुछ नहीं बोली। या सिर्फ वही गलत नहीं समझ रहा है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह गलती है या गलतफहमी। ज़रूरी यही है कि आप उस रास्ते पर चलें जो आपने तय किया है। इसी तरह अंत भी आपको ही भुगतना होगा। पायथन की सामान्य गहराई गायब हो गई। उसकी जगह ऊपर देखते हुए उसके मन में एक अजीब सा भाव आया। उसकी आंखें चेन रुई के जलते हुए चेहरे पर टिकी थीं। मेरा आखिरी सवाल, क्या आप भाग्य में विश्वास करते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, भाग्य और नियति एक ही देवी या देवता द्वारा नियंत्रित होते हैं। चेन रुई ने कंधे उचकाते हुए कहा, दुर्भाग्य से मेरी बहुत समय पहले एक इच्छा थी, वह ये कि ये सुंदरी मेरे लिए विजय नामक धुन को अनाकर्षक तरीके से गाए। पाइथन के मुंह के कोने थोड़े मुड़ गए और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अचानक उसे प्रणाम किया। मुझे लगता है मैंने जो जीवन का मूल्य पाया है उसे मैं परख सकती हूँ, सर। महोदय, चेन रुई का मन विचलित हो गया, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि सर नाम पाइथन द्वारा हजारों बार कहा गया था। हालांकि आप जैसे शक्तिशाली व्यक्ति की मदद पाना बहुत संतुष्टिदायक है, लेकिन ये हमारे बीच हुए समझौते को पूरा करने का परिणाम होना चाहिए, न कि किसी प्रकार की गलतफहमी या धोखे का परिणाम। मैंने कहा कि अब ये बातें मायने नहीं रखती। मेरे लिए ज़रूरी बात यह है कि मैं उस रास्ते पर लौट आया हूँ जिस पर मैं चलना चाहता हूँ। पाइथन ने उसे गहराई से देखा। मैं अपनी आत्मा की कसम खाता हूँ कि मैं अपनी आंखों के सामने वाले व्यक्ति का अनुसरण करूंगा। फॉलन एंजल की तलवार जिस किसी की ओर इशारा करेगी, चाहे वह दुश्मन भगवान ही क्यों न हो, मुझे कोई डर नहीं होगा। अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो मेरी आत्मा नष्ट हो जाएगी और मैं दुनिया में कभी नहीं रह पाऊंगा। चेन रुई को साफ साफ एहसास हो गया था कि पाइथन की आत्मा की शपथ ने आध्यात्मिक कड़ी में एक विशेष शक्ति जोड़ दी थी। इससे मूल स्वामी अधीनस्थ अनुबंध में शासन की एक विशेष शक्ति आ गई थी। पाइथन द्वारा शपथ भंग करने पर यह शासन शक्ति प्रस्फुटित होकर सीधे उसकी आत्मा का विनाश कर देती। ये सामान्य स्वामी अधीनस्थ अनुबंध की तुलना में अधिक मांग वाला था। चेन रुई पाइथन के इस कदम से थोड़ा हैरान था। खैर, जो भी हो, कभी सबसे बड़ा खतरा रहा यह अब उसकी सबसे बड़ी मदद बन गया था। कम से कम वह राहत की सांस तो ले सकता था। मुझे आपसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं, लेकिन उससे पहले चेन रुई ने अपना हाथ हिलाया और आसपास का माहौल अचानक बदल गया। चलो पहले बात करने के लिए एक अधिक सुविधाजनक जगह पर चलते हैं। टीएल, पाइथन, कृपया गोल-मोल बातें करना बंद करो। सच्चाई बहुत आकर्षक होती है। अध्याय 1079, प्राचीन रहस्य। पाइथन ने अपने आसपास के नए माहौल को आश्चर्य से देखा। ये साहब की राज्य शक्ति से बना महल है। अंदर की सांसें बहुत अद्भुत हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ईश्वर के राज्य का असली महल भी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। गैलेक्सी डिविनिटी टेम्पल में आपका स्वागत है। चेन रुई उदासीनता से मुस्कुराई। मुझे नहीं पता कि ईश्वर का असली राज्य कैसा दिखता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यह किसी तरह का ईश्वर जैसा राज्य है। बैठिए। पाइथन ने भौहें चढ़ाईं और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अंत में वह खुद को रोककर कुर्सी पर बैठ गई। मैं जो सवाल पूछना चाहता हूँ उसमें मुख्य रूप से कुछ ऐसे रहस्य शामिल हैं जिन्हें प्राचीन या अति प्राचीन कहा जाना चाहिए। चेन रुई ने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे पता है कि कुछ रहस्यों पर कुछ पाबंदियां और वर्जनाएं हो सकती हैं। अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। पाइथन ने सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं पहला सवाल पूछना शुरू करता हूँ। हर 500 साल में इंसानों और दानव लोग के बीच होने वाले युद्ध का राज क्या है? मुझे याद है आपने एक बार कहा था कि यह असल में एक बलिदान जैसा है। इस तरह के युद्ध का नियम है कोई नतीजा न निकलना। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे सुधार दिया जाएगा। ऐसा बलिदान क्यों होता है? ये बलिदान किसके लिए होता है? हाँ, ये सब बलिदान के समान हैं। अजगर ने आह भरी। दरअसल इस दुनिया में जहाँ बलवान दुर्बल पर हावी है, सभी लोग बलिदान हैं। दुर्बल शक्ति संपन्न के लिए बलिदान करते हैं और तथाकथित शक्ति संपन्न उन लोगों की नज़र में जो वास्तव में सर्वोच्च हैं, खिलौने और बलिदान के अलावा कुछ नहीं हैं। इसलिए एकमात्र उपाय यही है कि सर्वोच्च सत्ता बन जाएं और सभी जीवों को सचमुच नीचा समझें। आप जिस सर्वोच्च सत्ता की बात कर रहे हैं, क्या वही ईश्वर है? चेन रुई ने भौहें चढ़ाईं। आपने मेरे द्वारा पहले पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। पाइथन चुप था, जाहिर है जवाब देना नहीं चाहता था। चूंकि चेन रुई पहले ही कह चुकी थी, इसलिए उसने उस पर जोर नहीं डाला। फिर उसने पूछा, आखिर अथाह क्या है? वे एक अभिशाप हैं, एक वर्जित भी। चेन रुई को याद आया कि शैतान ने एक बार दिलोस्रो को शापित कहा था। प्राचीन भाषाओं में अथाह का अर्थ वर्जित भी होता है, लेकिन मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब है। ये शाप क्या है? अथाह सब कुछ नष्ट क्यों करना चाहता है? विनाश सृजन के लिए है।
पाइथन थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, लेकिन सृजन मूल चीज़ों को मिटाने पर आधारित है, जिसमें आप, मैं और सब कुछ शामिल हैं। इस प्रश्न का मैं आपको बस इतना ही उत्तर दे सकता हूँ। सब कुछ नष्ट करने वाला रसातल क्या बनाना चाहता है? चेन रूई के मन में और भी शंकाएं थीं, लेकिन पिछले सभी सवालों के जवाब भी मिल गए थे। मानव जगत के तीनों महादूत और दानव लोक का शैतान रसातल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन क्यों मानते हैं? अगला सवाल यह है कि आखिर ये 7 कलाकृतियाँ क्या हैं? सर्वोच्च कलाकृति? अगर हाँ, तो दानव लोक में इतने सालों से महाशक्ति द्वारा ये 7 कलाकृतियाँ क्यों नहीं छीनी गईं? 7 कलाकृतियाँ सर्वोच्च कलाकृतियाँ कही जा सकती हैं। ये एक तरह की वर्जित भी हैं। केवल बिखरे हुए वंश ही इन्हें बमुश्किल सक्रिय कर सकते हैं। वास्तव में ये केवल संबंधित शक्ति को ही नियंत्रित कर सकते हैं। कोई भी एक साथ 7 कलाकृतियों का उपयोग नहीं कर सकता। कोई भी इसकी असली शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, न शैतान, न मैं और न ही माइकल। इतना कहते ही पायथन की नज़र चेन रूई पर टिक गई, जब तक कि वह कोई न हो। जब तक कोई। चेन रूई को अचानक समझ आ गया और वह कड़वी मुस्कान के साथ बोला, अब मैं समझ गया। इसमें कोई शक नहीं कि यह एक बड़ी गलतफहमी है। चाहे कोई गलतफहमी हो या न हो, सिर्फ आप ही हैं जो 7 कलाकृतियों को नियंत्रित कर सकते हैं। पायथन ने चेन रूई की तरफ नहीं देखा, बल्कि हॉल के बाहर तारों भरे आसमान की ओर अपनी नज़रें बढ़ा दी। शायद वह फिर कुछ नहीं बोली और चुप हो गई। चेन रूई को पता था कि जवाब यहीं खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि पायथन, जल तत्व राजा और अन्य लोगों की गलतफहमी की जड़ 7 कलाकृतियों में है। समस्या यह है कि 7 कलाकृतियों को नियंत्रित करने वाले किसी को कलाकृति द्वारा पहचाना जाना चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से कलाकृतियों को अवैध रूप से जब्त कर रहा हूँ। मैं केवल सुपर सिस्टम को बहुत अधिक ओपी होने के लिए दोषी ठहरा सकता हूँ, यहाँ तक कि सबसे ऊंची कलाकृति भी छीनी जा सकती है। विनाश की पुस्तक और सृष्टि की पुस्तक में कौन से रहस्य छिपे हैं? सृष्टि का पात्र और विनाश का पात्र क्या है? यदि सृष्टि की पुस्तक को एक पुस्तक के समान माना जाए, तो सृष्टि पात्र उस आवरण के समान है जहां मूल को सीलबंद करके संरक्षित किया जाता है। मुझे पता है कि आपके पास तथाकथित 3 पवित्र अवशेष हैं, लेकिन वे वास्तव में केवल आवरण से बनी कोई चीज़ हैं। असली पात्र में अद्भुत सीलबंद करने की शक्ति होती है। इसे अभी भी प्रकाश दिव्यता मंदिर में होना चाहिए। इस रहस्य ने चेन रूई को हैरान कर दिया। पता चला कि वे 3 पवित्र अवशेष वास्तव में चांदी के बक्से नहीं थे। सृष्टि की पुस्तक और विनाश की पुस्तक सृष्टिकर्ता द्वारा इस संसार के निर्माण के बाद बची हुई चीजें हैं। किंवदंती है कि जिसे ईश्वर ने सृष्टिकर्ता कहा था, उसने सब कुछ नष्ट करने में 3 दिन लगाए, और फिर आज जो कुछ भी है उसे बनाने में भी 3 दिन लगे। क्या सब कुछ में ईश्वर शामिल हैं? चेन रूई ने पायथन से दूसरी बार उत्पत्तिकर्ता शब्द सुना। ये सृष्टि कथा का एक अलग संस्करण था। उनके मूल भौतिकवादी धरातल पर इसे खारिज कर दिया जाता, लेकिन इस धरातल पर सब कुछ संभव था, देवताओं सहित। पायथन ने गंभीरता से कहा, उत्पत्तिकर्ता के बारे में मैंने जो कुछ भी सीखा है वह रहस्यमय प्राचीन किंवदंतियों से आया है, और मैं सत्य या विशिष्टताओं के बारे में निश्चित नहीं हो सकता। देवताओं की बात करते हुए चेन रूई को कुछ याद आया और उसने पूछा, देवताओं की गोधूली क्या है? क्या देवता सचमुच मर चुके हैं? जैसे ही यह सवाल पूछा गया, चेन रूई को अचानक लगा कि पायथन के चेहरे का भाव थोड़ा अजीब था। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? यह एक और वर्जित प्रश्न है। तथाकथित मृत्यु वास्तव में जीवन की शुरुआत है। संसार में सब कुछ जीवन और मृत्यु का चक्र है। मैं इसका उत्तर केवल इतना ही दे सकता हूँ। मुझे अचानक एहसास हुआ कि तुम में एक कुशल मठाधीश बनने की क्षमता है। चेन रूई ने आह भरी। महिला दानदाता, तुम बहुत चतुर हो। मैंने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, लेकिन लगभग सभी के उत्तर भ्रामक हैं। पायथन ने भौहें चढ़ाईं। मैंने कीमिया पर ज्यादा शोध नहीं किया है। क्या एबॉट कोई विशेष मानद उपाधि है? ठीक है, मैं गलत था। चेन रूई ने सिर हिलाया। हालांकि अभी भी कई अनसुलझे सवाल थे, फिर भी उसे आखिरकार एक सुराग मिल गया। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि नई आत्मिक शक्ति पूरी तरह से आत्मसात नहीं हुई है। आज मेरी सोच ज्यादा स्पष्ट नहीं है। मैं अगली बार कुछ सवाल पूछूंगा। सर, अगर आपने पूछ लिया है तो क्या आप मुझे कुछ कहने की इजाज़त देंगे? चेन रूई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने सिर हिलाया। पायथन ने विशाल आकाशगंगा की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं मानता हूं कि यह ब्रह्मांड अत्यंत यथार्थवादी है। मैं भी पहले कई बार धोखा खा चुका हूं, लेकिन सच कहूं तो इस ईश्वर के राज्य की आस्था और जीवन शक्ति चाहे कितनी भी यथार्थवादी क्यों न हो, ये वास्तविक अस्तित्व नहीं है। महोदय को सृष्टि और विनाश के मूल को समझने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, फिर इस भ्रामक आत्मभोग में समय बर्बाद करने के बजाय किसी प्रबल शक्ति को शीघ्र समझने का प्रयास करना चाहिए। तुम गलत हो, मैं इतना बोर नहीं होता। एक राज्य बनाना और उसमें खुद को ईश्वर बताना बस खुद को धोखा देना है। चेन रूई ने सिर हिलाया। मैं कहना चाहता हूं कि यह एक असली ब्रह्मांड होना चाहिए। एक असली ब्रह्मांड।
क्या यह आत्मा प्रवंचना नहीं है? पायथन की निगाहें ठंडी पड़ गईं और उसका स्वर स्पष्ट हो गया, शैतान के मुकाबले तुम्हारी वर्तमान ताकत बहुत पीछे है। चाहे ताकत की बहाली हो या ताकत में इजाफा, 10 साल भी कम हैं। अगर तुम सचमुच उससे मुकाबला करना चाहते हो तो तुम्हें इन सभी दिखावटी और उतावलेपन से छुटकारा पाना होगा। मैं असल में तुम्हें कुछ विशेष योग्यताएं देने के बारे में सोच रहा था। लगता है उससे पहले मुझे तुम्हारी अवधारणा को ठीक करना होगा। चेन रुई पायथन की बेबाक लेकिन प्रासंगिक आलोचना से चौंक गया। वेरोनिका की आकृति उनके सामने प्रकट हुई। चलो मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। ये वेरोनिका है और यह पायथन है। वेरोनिका। पायथन ने वेरोनिका की ओर देखा। लगता है मैंने इस नाम के बारे में तब सुना था जब मैं मानव संसार में था, और तुम्हारी पहचान को लेकर कुछ विवाद प्रतीत होता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उसकी आत्मा निकाल लोगी और खुद आस्तिक बन जाओगी। हालांकि इस महिला की आत्मा बहुत कमज़ोर है, लेकिन उसकी प्रतिभा बुरी नहीं है। अगर सर इसके साथ आत्मा सम्मलन प्रशिक्षण करें तो ये शक्ति विकास के लिए बहुत लाभदायक होगा। पायथन के लिए बुरा नहीं, मूल्यांकन पाना वाकई बहुत अच्छा मूल्यांकन था, लेकिन मिस पायथन ज्यादा ही स्वार्थी लग रही थीं। चेन रुई ने वेरोनिका की आत्मा जानबूझकर नहीं निकाली थी। पायथन की बातें सुनकर वेरोनिका को आखिरकार एहसास हुआ कि यह महिला जोला और कैथरीन से बिल्कुल अलग थी। चेन रुई के साथ उसका रिश्ता कुछ अलग सा लग रहा था, इसलिए वह हैरानी जताने से खुद को नहीं रोक पाए। चेन रुई ने कंधे उचकाते हुए कहा, वेरोनिका, मैं तुम्हें अभी एक काम देता हूँ। 3 दिन। इस मिस पायथन को यह विश्वास दिला दो कि हम अभी जहाँ हैं वह एक असली ब्रह्मांड है। हाँ तो, ओरेकल? वेरोनिका ने जिज्ञासा से पूछा। चेन रुई समझ गया कि उसका क्या मतलब है। उसने सिर हिलाया और पायथन की तरफ देखा। पायथन को लगा जैसे उसके शरीर में एक विशेष शक्ति है, मानो इस विशाल ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की शक्ति का एक अंश उसके पास हो। साथ ही उसकी आंखों में चेन रुई की छवि अचानक ऊंची हो गई और वह सीधे नहीं देख पा रही थी। इसके बजाय उसे ऊपर देखने की जरूरत थी, मानो वह कोई ईश्वर हो। अपनी वर्तमान चरम अवस्था वाली छद्म ईश्वर आत्मा के साथ भी इस भावना के उत्पन्न होने से बचना अभी भी मुश्किल था। सर, आपने क्या किया? पायथन के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। ये दिव्यता मंदिर सेवक का हृदय सेवक विशेष गुण था। ये नियंत्रक चेन रुई के प्रति पूर्ण विस्मय सुनिश्चित करता और इच्छाशक्ति के सभी उल्लंघनों का अंत करता। जब चेन रुई ने अभी पायथन को देखा तो उसने उसे पहले ही एक दैविज्ञ की क्षमता प्रदान कर दी थी, लेकिन यह एक साधारण दैविज्ञ था जिसकी शक्ति और अधिकार वेरोनिका के अधीन थे। अजगर की कांपती हुई इच्छाशक्ति को महसूस करते हुए चेन रुई ने सोचा और इस विशेष गुण के प्रभाव को रद्द कर दिया। तभी अजगर को होश आया और उसने चौंक कर कहा, अभी यह कैसी शक्ति थी? ये तो अनुबंध की शक्ति जैसी नहीं है। ऐसा एहसास तो बस। मेरे साथ आइए मिस पायथन, हमारे पास अभी 3 दिन बाकी हैं। मुझे विश्वास है कि आप जो अपनी आंखों से देखेंगी और अनुभव करेंगी वह मेरे बताए गए से कहीं ज्यादा विश्वसनीय होगा। वेरोनिका हल्की सी मुस्कुराई और हॉल की ओर चल पड़ी। पायथन को इस बेहद कमजोर महिला से एक खास शक्ति का एहसास हुआ और वह अनजाने में ही आगे बढ़ गई। टीएल, अच्छा जवाब, यह एक वर्जित है। अध्याय 1080, सभी सितारा देवताओं का दृश्य। पाइथन के वेरोनिका के साथ चले जाने के बाद चेन रुई सीधे प्रशिक्षण मैदान में गया। डिलोस्रो के साथ अंतिम युद्ध में जब उसकी आत्मा जीवन मरण के कगार पर थी, उसने सहज ज्ञान से प्रेरित होकर एक ऐसा बड़ा कदम उठाया जो पहले कभी सफल नहीं हुआ था। पिछली विधि ने डिलोस्रो पर काफी प्रभाव डाला था। उसने बहुत सारे विश्वासों और जीवनों को निगल लिया था और लगभग अतिभारित कर दिया था। इसके अलावा शैतान उसी समय बाहर से हमला कर रहा था, जिससे आंतरिक और बाह्य रूप से क्षति हो रही थी। इस प्रहार में अदम्य शक्ति थी जिसने डिलोस्रो की आत्मा को पूरी तरह से पराजित कर दिया, इसलिए शक्ति स्पष्ट थी। ये ध्रुव तारा साम्राज्य पर आधारित था। 2 देवी नक्षत्र मूल थे और ब्रह्मांड विनाश की बफ संरचना को संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया गया था। परिष्कृत और संकुचित तारा शक्ति, आत्मिक शक्ति, आस्था शक्ति, जीवन शक्ति और अन्य सभी शक्तियों को एक में संघनित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अंतिम चाल बनी। चेन रुई ने इसे ऑल स्टार गॉड्स व्यू नाम दिया, जो वास्तव में बहुत महत्वाकांक्षी था, क्योंकि इस कदम की वास्तविक शक्ति निश्चित रूप से वर्तमान स्तर नहीं बल्कि भविष्य थी। वर्तमान तारा देवता केवल जोला और कैथरीन थे। भविष्य में जैसे जैसे बाकी लोग 2 तारा विकास को समझेंगे, वैसे वैसे और भी लोगों को तारा प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए शक्ति दोगुनी होनी चाहिए। अगर 2 तारा विकास को स्वीकार करने वाला हर व्यक्ति सुपर सिस्टम का तारा देवता बन जाए तो इस कदम की शक्ति अविश्वसनीय स्तर तक बढ़ जाएगी। लेकिन आधार ये था कि चेन रुई वास्तव में इस शक्ति को नियंत्रित कर सकता था और इसे अपनी इच्छानुसार सक्रिय कर सकता था। चूंकि उसकी आत्मा पहले ही लगभग पूरी तरह से बिखर चुकी थी, इसलिए कई यादें धुंधली हो गई थीं।
डीप एनालिसिस फंक्शन, जो पहले चालू था, ने ऑल स्टार गॉड्स व्यू की ज़्यादातर भावनाओं को उसकी स्मृति में कॉपी कर लिया था। बेशक जीवन शक्ति से युक्त इस तरह की चाल भी एक तरह का जीवन ही थी, इसलिए वह किसी खास पैटर्न को सख्ती से लागू नहीं कर सकता था। इसके बजाय उसे जीवन और मृत्यु की सहज प्रवृत्ति को समझना होगा और इस चाल को सही मायने में समझने के लिए इसके रहस्य को समझना होगा। चेन रुई की आत्मा के अकथनीय रूप से पुनर्स्थापित और अत्यधिक उन्नत होने के बाद न केवल उसकी शक्ति में वृद्धि हुई, बल्कि उसने ये भी महसूस किया कि एक निश्चित गुणात्मक परिवर्तन के कारण उसके सभी पहलुओं पर नियंत्रण भी बेहतर हुआ है। यदि वह एक साधारण प्रशिक्षक होता तो उसे अगले लोक में आगे बढ़ने के लिए एक सफलता मिल सकती थी। दुर्भाग्य से उसका प्रशिक्षण पथ सामान्य लोगों से भिन्न था। अब महाशक्ति के बैंगनी ध्रुव तारा सम्राट की मूल शक्ति अर्धदेव स्तर तक सीमित प्रतीत होती थी। विश्वास शक्ति और जीवन शक्ति की आगे की समझ के साथ, जिसमें तारा प्रदान करने और ईश्वर प्रदान करने की जादुई भावना भी शामिल है, चेन रुई ने बैंगनी ध्रुव तारा सम्राट के रहस्य को स्पष्ट रूप से महसूस किया। नियंत्रण, सब कुछ नियंत्रित करना, स्वयं से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड तक। अर्धदेवता की चरम अवस्था केवल एक आधारभूत संचय और बोध थी, जबकि ध्रुव तारा परिवर्तन इस बोध को वास्तव में साकार करने का वास्तविक माध्यम था। नीले ध्रुव तारे के परिवर्तन से लाल ध्रुव तारे के परिवर्तन और आज के बैंगनी तारे तक उसे नियंत्रण को समझने और समझने में कदम दर कदम लग रहा था। चेन रुई को अंदाजा था कि यही 6 तारों के विकास का सबसे बड़ा रहस्य है। ध्रुव तारा परिवर्तन एक पूर्वावलोकन या ट्रेलर के समान था, मानो आकाशगंगा पूरे ब्रह्मांड रूपी सागर में बस एक बूंद हो। अगर किसी दिन वह इस बूंद के माध्यम से पूरे सागर को देख पाता तो यही वास्तविक गुणात्मक परिवर्तन का समय होता और यही परम शक्ति को समझने का भी समय होता। ताओ मार्ग को देखने की इस तरह की खुशी और अंतर्दृष्टि के साथ चेन रुई ने 1000 गुना समय कानून के साथ प्रशिक्षण मैदान में प्रवेश किया और ऑल स्टार गॉड्स व्यू का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जब चेन रुई की चेतना ने सुपर सिस्टम को छोड़ दिया तो बाहरी दुनिया में एक और दिन और रात बीत चुकी थी। इस प्रशिक्षण के बाद उसने मूलतः ऑल स्टार गॉड्स व्यू के रहस्यों में महारत हासिल कर ली थी। साथ ही उसने अत्यधिक उन्नत आत्मिक शक्ति को भी आत्मसात कर लिया था। चेन रुई बिस्तर से उठी और दरवाजे से बाहर चली गई। वह जिस घर में था वह एडेलिन का निवास था, जो थंडर स्नैक द्वीप पर एक छोटी सी एकांत घाटी में स्थित था और रंग बिरंगे फूलों से घिरा हुआ था, जिनसे ताजगी भरी खुशबू आ रही थी। ये देखा जा सकता था कि यहाँ फूलों और पौधों की अच्छी तरह से देखभाल की गई थी। संभवतः एडेलिन की सबसे करीबी बहन स्ट्रेना ने ही यह काम किया होगा। चेन रुई ने इस बारे में सोचा, एक तारा बिंदु स्थापित किया और फिर स्टार गेट से होते हुए मिरो सागर क्षेत्र में पहुंच गया। उसे वह द्वीप मिल गया जहां स्टारशिप स्थित था। क्रिम्सन डबल टीथ सी एरिया निराशा मुख्य वेदी के लुप्त होने के बाद इस समय मिरो सी एरिया में पहले जैसी भूलभुलैया जैसी अजीब शक्ति नहीं रही। वह उस छोटे से आइसलैंड तक पहुंच सकता था जहां जल तत्व राजा स्थित था। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए चेन रुई ने जमे हुए लैम्बोस्ट की रक्षा के लिए एक किंगडम स्तर का टाइटन और कुछ कीमिया जीव छोड़ दिए। फिर वह स्टारशिप पर वापस लौटा, चार्ट पर थंडर स्नैक द्वीप समूह के निर्देशांक चिन्हित किए और एक अंतरिक्ष वार्प लॉन्च किया। मृत सागर की असाधारण शक्ति के कारण इस बार अंतरिक्ष छलांग में कुछ मुश्किलें आईं, लेकिन क्रिस्टल फीनिक्स की गणना और समायोजन से अंततः कठिनाइयां दूर हो गईं। लगभग 3 घंटे बाद स्टारशिप अंततः थंडर स्नैक द्वीप के पास दिखाई दी। जब चेन रुई झोपड़ी में लौटा तो आसमान में पहले से ही एक बैंगनी चांद दिखाई दे रहा था। उसने वहां ओलिफियस, लालारिया और एडेलिन को देखा, जिनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। उन्हें लगा कि वह गायब है। चेन रुई को दृष्टि में आते देख एडेलिन को स्पष्ट रूप से राहत मिली, जबकि सुश्री ब्लैक ड्रैगन रोते हुए और चिल्लाते हुए उड़कर आईं, बॉस, सबको परेशान करने के लिए माफ करना, मैं बस कुछ काम से बाहर गई थी। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, मिस ब्लैक ड्रैगन उसकी बाहों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगीं। मेरा मतलब है, ओलिफियस, इतना बड़ा चढ़ाकर मत बोलो। चेन रुई अचंभित रह गया। सच कहूं तो मिस ब्लैक ड्रैगन वाकई में बहुत खूबसूरत थीं। हालांकि उनके स्तन सामान्य थे, लेकिन वे लंबी और पतली टांगें थीं। मोजे और छोटी स्कर्ट के साथ डार्क मून की सड़कों पर चलते हुए वे बहुतों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थीं। हालांकि चेन रुई के मन में इस मंगेतर वाली लड़की के लिए सिर्फ भाई बहन वाली भावनाएं थीं। इसाबेला, अरे क्या वो तुमसे बड़ी नहीं है? वो लड़की भी एक नासमझ इंसान थी और वो चेन रुई को बिल्कुल भी मंगेतर नहीं मानती थी, बल्कि वो उसे अपना बॉस और रिश्तेदार समझती थी। ठीक है, रोना बंद करो, मैं ठीक तो हूं ना? चेन रुई ने सुश्री ब्लैक ड्रैगन के बालों पर हाथ फेरा। नहीं बॉस, इस बार तो मैं मरते मरते बचा। मैं आपको और बहन को देख ही नहीं पाया। ओह अच्छा, क्या अब आप ठीक नहीं हैं? मैं भत्ते और साल के अंत में मिलने वाले बोनस लगभग प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे ठंड से बचाव का शुल्क लगभग नहीं मिल सकता।
मुझे पेंशन बीमा मिलना लगभग असंभव है। मुझे आवास भविष्य निधि लगभग नहीं मिल सकती। चेन रूई अवाक रह गया। सुश्री ब्लैक ड्रैगन की सिसकियां सुनकर चेन रूई ने हाथ हिलाया। ठीक है ओलिफियस, तुम्हारे सदमे को कम करने के लिए मैं वापस जाते समय तुम्हें वो सब्सिडी एडवांस में दे दूंगा। साल के अंत का बोनस 2 गुना हो गया है। बॉस, आप बहुत दयालु हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यह चाल काम कर गई। मिस ब्लैक ड्रैगन तुरंत हंस पड़ी और उत्साहित होकर उनके गाल पर एक चुंबन दे दिया। इस हरकत से चेन रूई एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। ओलिफियस को भी थोड़ा अजीब लगा और उसने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया और उसकी बाहों से छूट गई। फिर भी जाने से पहले उस छोटी सी लड़की ने चेन रूई पर अपने आंसू और नाक का पानी पोंछा। ड्रैगन का गुण दूसरों के कपड़े मायने नहीं रखते। चेन रूई। लालारिया थोड़ा हकलाते हुए आए। वो चेन रूई, वो तुम्हारी एक जान की कर्जदार हूँ। नहीं, 2 वैसिलना भी तुम्हारी कर्जदार है। इस बार खजाने का नक्शा मैंने ही निकाला था। उसमें असल में एक प्राचीन समुद्री जीव जनजाति का खजाना दर्ज था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना भयानक होगा। वैसिलना, उसकी मौत का कारण मैं ही हूँ। और ओलिफियस और बाकी लोग भी लगभग मर ही गए थे। ये सब मेरी ही गलती है। छोड़ो, अब बात खत्म हो गई। वैसिलना का हाल तो अफसोस की बात है, पर खुशकिस्मती से बाकी सब सुरक्षित हैं। नहीं, मेरे मन में हमेशा से दया और शिकायत के बीच साफ फर्क रहा है। जब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं, तो मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। अगर यह सच है तो लगता है तुम पर मेरा बहुत बड़ा एहसान है। चेन रूई ने सिर हिलाया। चपटी छाती वाली लोली पिछली बार खूनी साम्राज्य की मार्शल बैटल प्रतियोगिता में हार गई थी। ये सही है, लालारिया पर अभी भी मेरे पैसे बकाया हैं और आयुयु अभी भी शौचालय के बगल वाले टीले में दबा पड़ा है। मम्मी ने कहा था कि एक अच्छे अजगर की तरह बहनों को भी हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। मिस ब्लैक ड्रैगन ने बीच में ही टोक दिया, जिससे लालारिया हक्की बक्की रह गई। उसने अनसुना करने का नाटक किया और चेन रूई की तरफ उकसाने वाली भौहें उठाईं। हम कर्ज इतना बढ़ गया है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मैं यहाँ हूँ। आखिरी उपाय के तौर पर मैं अपने शरीर से कर्ज चुका दूंगी, बशर्ते तुम में मांगने की हिम्मत हो। अपने शरीर से जुए का कर्ज चुकाना। चेन रूई भी हक्का बक्का रह गया। ये चपटी छाती वाली लोली अपने हरम की युद्ध शक्ति और संघर्षों से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे यकीन था कि उसमें जरा भी हिम्मत नहीं है, और दिलचस्पी इसमें कोई शक नहीं कि वह बेशर्म है, ड्रैगन द्वीप के बूढ़े ससुर द्वारा सिखाई गई उत्तराधिकारी बनने के लायक। चपटी छाती वाली लोली असल में एक अच्छी इंसान थी और डुओडुओ ओपेरा ट्रूप की एक वफादार सदस्य थी। एक दोस्त होने के नाते चेन रूई स्वाभाविक रूप से उसके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करना चाहता था। पिछली बार मैंने तुम्हारी सबसे कीमती दाढ़ी ली थी, असल में मैंने उसे बराबरी पर ला दिया है। इस बार मुझे तुम्हारी मास्टर वाली उपाधि पसंद नहीं आई। अगर तुम इसे बदल सको तो हम एक दूसरे के ऋणी नहीं रहेंगे। हम मास्टर, चलो ठीक है, मैं आगे से मास्टर शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा ताकि पगलियों और रोमन से कंफ्यूज न हो जाऊं। चलो करते हैं मास्टर, मैं आपको इस तरह नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं आपको एक थैंक यू किस भी दूंगा, लेकिन ये थैंक यू किस आपकी पत्नी को जाएगा। मैं कितना समझदार हूँ, मुझे सोचने दो। क्या मुझे अपनी खूबसूरत यानी चुननी चाहिए, या खूबसूरत किया? ओहो हो, क्या मेरे साथ कोई सामान्य साथी नहीं हो सकता? चेन रूई ने अपना पसीना पोंछा और अपनी नज़र सबसे सामान्य नागा लड़की पर टिका दी। किसी कारण से अच्छे व्यवहार वाली एडेलिन की निगाहें थोड़ी असामान्य थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी निगाहों से बच रही हो। एडेलिन, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, नाग लड़की ने अपना सिर नीचे कर लिया। चेन रूई ने जब देखा कि वह कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है तो उसने और कुछ नहीं पूछा। मैं कुछ समय से मृत सागर में हूँ। जोला और बाकी लोग अभी भी एक खतरनाक जगह पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। अगर और कुछ नहीं है तो चलो वापस चलते हैं। एडलिन, क्या तुम यहीं रहना चाहती हो या मेरे साथ आना चाहती हो? बहन तो बंद कमरे में ट्रेनिंग के लिए जा चुकी है। एडिलीन ने जवाब देने से पहले झिझकते हुए कहा, बेहतर होगा कि मैं तुम्हारे साथ वापस चली जाऊं। चेन रूई ने सिर हिलाया और सहजता से पूछा, हेलेन के बारे में क्या? हेलेन, एडेलिन ने अपने होंठ काटे और आखिरकार हिम्मत जुटाकर कहा, बेहतर होगा कि तुम उससे मिलने सोल सॉन्गसी एरिया जाओ। उससे मिलने जाओ? क्या हुआ? चेन रूई ने देखा कि एडेलिन के साथ कुछ गड़बड़ है।